हमारे इंडिया में 8 करोड़ कुत्ते हैं। क्या इंडियन गवर्नमेंट शेल्टर प्रोवाइड करवा सकती है? हम लोग या सुप्रीम कोर्ट शेल्टर कह रहे हैं, मेरे लिए वो जेल है। लगभग 8 लाख कुत्ते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में। इस बात का जवाब गवर्नमेंट तक नहीं दे सकती। दिल्ली एनसीआर में 2 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट। 2021 में 1226 रेप की FIR रजिस्टर्ड है। 8 हफ्तों में ये नियम निकालो ना कि जो रेपिस्ट हैं, जो पूरी गैंग है, आप इनको हटाइए वहाँ से। आपका ध्यान कुत्तों पे जा रहा है। कोई स्टोरी है आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई? एक कहानी है, तो एक पपी जैसे ही मैं उसको उठाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी छाती में इतना बड़ा होल है जिसमें मैगट्स पड़े हुए हैं। तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है एक एनिमल लवर भी आप उनको कह सकते हैं, देन एक सोशल वर्कर भी कह सकते हैं, एक इंडियन कह सकते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन रहती है अपने इर्द गिर्द की और जो अवेयरनेस देने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर सुशांत सोनी जी का। तो नमस्कार सुशांत जी। नमस्कार जी। आपका जैसे स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस हमारे टॉपिक के ऊपर, वो मेरे माइंड में सिंपली ये है कि जैसे स्ट्रे डॉग के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है ये पॉडकास्ट। तो स्ट्रे डॉग को अगर समझे, उसकी एक दिन की लाइफ की बात करें, तो आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे अपने वर्ड्स के अंदर? तो बेसिकली देखिए, स्ट्रे डॉग्स का जब हम कोई भी जिक्र करते हैं, हम कोई भी चर्चा करते हैं, तो उनकी डेली लाइफ में जब हम घुस के अगर उन्हें महसूस करना, फील करना चाहेंगे जी, तो उनकी दिन की शुरुआत होती है एक ऐसे शरीर और ऐसे एक सोच के साथ कि उनके लिए सबसे पहला टारगेट होता है कि उनके लिए खाना ढूंढना। कई बार जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन्हें दिन दिन तक कुछ मिलता नहीं है। कई बार बैड वेदर के चलते उनको खाने की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो जब हम बात करते हैं उनके दिन की शुरुआत, तो कोई बेचारा भूखा खाने की तलाश में घूम रहा है, कोई गलियों में घूम रहा है। पूरे दिन की चर्चा जब हम करते हैं तो खाने की तलाश में जब वो इधर उधर पहुंचते हैं तो दूसरे टेरिटरीज़ में जाने की वजह से दूसरे टेरिटरीज़ के जानवर उनको खदेड़ते हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स ही क्यों ना हो। यानी कि इनका भी अपना एक एरिया होता है, लाइन होती है। जी, डॉग इज़ बेसिकली अ टेरिटोरियल एनिमल। तो वो एक दायरा उनका होता है, एक एरिया को वो अपनी टेरिटरी मानते हैं जिसके अंदर ही वो रहते हैं। तो कई बार उनको भूख के मजबूरी में अपनी टेरिटरी के बाहर भी जाना पड़ता है खाना खोजने के लिए। कई बार वो कुछ ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पर लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पर उनको पत्थर से मार दिया जाता है। कई बार बच्चे शरारत करते करते उनको डंडे से मार देते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो उनकी है वो बड़ी ही अगर हम देखें तो मुश्किलों भरी है। यानी कि आपके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो स्ट्रे डॉग की एक दिन की लाइफ बहुत हार्ड है, दिक्कतों भरी है। आप अगर देखेंगे, खाने की तलाश, ट्रैफिक से बचना, कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, उसकी समस्या। दिन में लोग अपने बिजनेसेस में जाते हैं, शॉप्स, दुकानें खोल लेते हैं। रात को तो चलो वो कहीं फुटपाथ पर या दुकानों के बाहर सो जाते हैं। सुबह जब दुकानें खुली तो उनका घर बड़ा टेम्पररी है, वो रात तक उनका घर है, सुबह उनका घर गायब है, क्योंकि उनको डंडे मार के वहाँ से भी भगाया जाएगा। उनको दुकानों के सामने नहीं बैठना दिया जाएगा, मार्केट्स में वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं कि अगर उन्हें वहाँ से भगाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस ट्रैफिक से होते हुए निकलना, जहाँ पर गाड़ियाँ कभी 80-100 की स्पीड से चल रही हैं। कहीं वो गाड़ियों के नीचे बेचारे डर के मारे छुप के बैठ जाते हैं। ये एक उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इतने बीच अगर गलती से कोई बैड वेदर आ गया, बारिश आ गई या ठंडी का मौसम है, उससे बचते बचाते उनके लिए कोई शेड परमानेंट नहीं है, कोई घर नहीं है। तो डेली की ही लाइफ अगर हम उनकी देखें तो बड़े चैलेंजेस भरी है। यानी कि कॉमन डेंजरस सिचुएशन अगर डेली की देखें तो उसको क्या क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? सर देखिए, डॉग की लाइफ की जब हम बात करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं, तो उनका हर रोज़ ऐसा है जो हो सकता है उनके लिए आखिरी हो। एक कुत्ते, एक जानवर की, स्ट्रे एनिमल की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जो शायद आज है और आज में वो उनका आखिरी दिन हो, उनको पता भी ना हो। यानी कि डेली एक जंग है उनके लिए। डेली हर रोज़ उनके लिए एक जंग है और हर रोज़ कहीं 100 या 1000 उस जंग को जीत नहीं पाते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ लाइफ को आ पाते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट डॉग की, हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो उनका बहुत खास अपना मानते हैं, कुछ उनसे बहुत ज़्यादा फियर फील करते हैं। तो इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है? देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें 2-3 चीज़ें रहती हैं। हम बात करें कंपैशन की, हम बात करें प्यार की, जी, तो ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग से आता है। ओके। ठीक है, ये अगर हम किसी को समझना चाहें, जब उसमें हम ज़्यादा गहराई से जाके उसको देखें तो हमारे अंदर कंपैशन भी आ सकता है, हमारे अंदर किसी के लिए प्रेम भी जाग सकता है। बट वहीं जब हम बात करते हैं घृणा की, नफ़रत की या डर की भी, जी, क्योंकि डर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इनसे नफ़रत करने का,
तो इसके पीछे जो मेन रीज़न जो मेरा मानना है वो है कुछ मिथ्स, और उससे भी बड़ा रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा रीज़न है आज जो जितने चैलेंजेस ये स्ट्रे एनिमल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डॉग्स, जो स्ट्रे एनिमल्स जो सबसे ज़्यादा आजकल चैलेंज फेस कर रहे हैं वो कुछ मिथ्स के चलते और कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस जिसमें सबसे बड़ा पार्ट है उसके चलते, कहीं ना कहीं जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी रही है इस अवेयरनेस को लोगों तक फैलाने में। नाउ मिथ की बात करें जी, लोगों के अंदर यहाँ तक की मिथ है इन जानवरों के लिए, इन पशुओं के स्ट्रे डॉग्स को लेके, कि अगर उसने आपको चाट भी लिया है तो आप समझ लीजिए वायरस के शिकार हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल यही ये माना जाता है कि भाई जैसे ही कुत्ते के हम टच के अंदर आए, डॉग के टच के अंदर आए, कई लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बिल्कुल, कई लोग उनको देख के वो रहते हैं, कई लोगों को लगता है अरे इसने हमें छू कैसे लिया। तो इसमें ज़्यादा पार्ट मैं कहूँगा मिथ का है। एक होता है फियर कि 20% उनको डर रहता है काट ना ले, दैट इज़ ट्रू, वो होना चाहिए, क्योंकि हर एक जानवर या कोई भी पशु है उसके प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति हमारे अंदर डर होना भी बहुत ज़रूरी है, वो हमारी सेफ्टी के लिए रहता है। लेकिन जो मिथ है ना उससे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है लोगों को। तो सबसे पहली चीज़, डॉग को छूने से आपको कोई भी किसी तरीके की बीमारी नहीं लगेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। डॉग के आपको चाटने से कोई बीमारी नहीं लगेगी अनटिल अनलेस आपका कोई ऐसा घाव या कोई ऐसा कट लगा है जिसके ऊपर डॉग चाटे। ओके, ठीक है, सो एनी बॉडी पार्ट दैट इज़ कट, जो आपका ओपन है, कोई ऐसा वाउंड, वहाँ पर उनके चाटने से अगर उनका सलाइवा लगता है तो देयर आर चांसेस कि आपको यानी कुछ कि अगर इन्फेक्शन वो हो सकता है। सलाइवा अगर कहीं टच होता है हमारी बॉडी के साथ, अगर वहाँ कोई गाव होगा, ठीक है, कोई ऐसा निशान या कुल चीज़ें मिला के होंगी, अगर वो आपके खून से मिल खून जाए से मिल जाएगा तब जाके दिक्कत हो सकती है। तो देयर आर otherwise चांसेस कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। और उसके लिए भी आपके पास बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे किसी कट पर उनके सलाइवा टच हुआ है, कुछ हुआ, आप इमीडिएटली जाके वॉश करिए उसको, आप हैंड वॉश यूज़ करके उसको अच्छे से धो लीजिए, प्रिकॉशनरी मेजर ले लीजिए। तो ये तो हुई बात मिथ की। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप चलते फिरते किसी भी स्ट्रे डॉग को जाके अगर हग कर लें, उसको पप्पियाँ भी ले लें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ह्यूमन इम्यूनिटी को इतने हल्के में नहीं आंकना चाहिए कि हमारे शरीर के अपने इतनी इम्यूनिटी है कि वो इन छोटी सब मोटी छोटी चीज़ें तो मोटी वैसे ही चीज़ों को तो समझती आराम नहीं। से वो ख़त्म कर देगी। ये ह्यूमन इम्यूनिटी, आप इंसान आप समझ रहे हैं, हम तो चलो फिर भी भारत में रहते हैं, हम खुद को लकी मानते हैं। बाहर देशों में इंसान क्या क्या खा रहा है हम सब लोगों को आइडिया है। वहाँ उनकी इम्यूनिटी नहीं, जब ब्रेक डाउन हो रही है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कहाँ कुछ हो जाएगा, वो मात्र उनके पास जाने से, उनको सूंघने से। सही बात है। मैं थाईलैंड गया था, वहाँ हमने देखा जैसे ही हम वॉक कर रहे थे तो ऐसे ऐसे एनिमल्स थे जो एज अ मीट वो लोग कंज्यूम करने के लिए बैठे हैं। एग्जैक्टली आप ये देखिए, हमारे इंडिया में तो सब्जियों को भी अच्छी तरीके से पका के, उनको उबाल के, उनको अच्छे तरीके से क्लीन करके खाने के रिचुअल हैं। वहाँ पे वो जो जानवर भी खाते हैं ना, उनको जिंदा अपने आंखों के सामने भूंज देते हैं, या जिंदा खाने के भी रिचुअल हैं। सही बात। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर वो बड़े ही शौक के साथ अपनी रील्स और वीडियो बना रहे होते हैं, जिसमें उनका टास्क ही जिंदा एनिमल को खाना होता है, जिसके अंदर कितने तरीके के बैक्टीरिया पल रहे होंगे, कितने वायरसेस उसके साथ आपके पेट में एंटर हो सकते हैं, आपके इंटेस्टीन में जा सकते हैं, जिसके कल को कई सारे ऑपोजिट रिएक्शन भी हो सकते हैं। बट हम वो सब ना देख के हम ये कह रहे हैं कि हम इसके पास आ गए तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। लोग अपने घर में बच्चों को, ये साइंस कहता है, आजकल के डॉक्टर्स कहते हैं, पीडियाट्रिक्स कह सकते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की नहीं, जी। जब बच्चा थोड़ा आपका बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा ग्रोथ उसकी हो जाती है, जिन लोगों के घर में पेट एनिमल्स हैं उनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली जिनके घर में पेट एनिमल्स ना हो उनसे ज़्यादा इम्यूनिटी इन बच्चों की बिल्ड होती है। ये साइंस कहता है, ये डॉक्टर्स कहते हैं। यानी कि ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी। तो भैया जैसे आपने बोला कि ये मिथ हो गया, ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री कर गया, समझ गया। तो इसमें जैसे आपने सेकंड पॉइंट बोला था कि ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, गवर्नमेंट को अवेयरनेस करना चाहिए, कमी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ गवर्नमेंट का तो होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का होना चाहिए। बट उसके अलावा भी हम एज अ पर्सन, एज अ फैमिली, हमारे बच्चों से लेके हमारे बड़े या जिनको इस चीज़ के लिए जानकारी कम है, उनमें अवेयरनेस फैलाना एक हमारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जानवरों के या किसी स्ट्रे डॉग के, एनिमल के काटने से रेबीज जैसी जो बीमारी होती है, उससे फैटेलिटी के चांसेस 1% से भी कम है, अगर हम केसेस के हिसाब से डेथ का आइडिया लगाते हैं।
और वो जो 1% या कुछ परसेंट चांसेस जो या फैटेलिटीज़ हुई हैं, जो लोगों की डेथ हुई हैं उसके चलते, डॉग बाइट के चलते, रेबीज़ के चलते, वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है। ये मैं आपको 100% श्योर कर सकता हूँ। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मेरे बीच में ही कई लोग बैठ के मुझसे ऐसी डिस्कशन करते हैं कि कभी एक टाइम हो गया मुझे कुत्ते ने काटा था। आई जस्ट आस्क देम वेरी इन अ रेगुलर वे कि क्या आपने उसके बाद कोई इंजेक्शन लगवाया? जैसे कौन इंजेक्शन कौन लगवाता है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं होती है। हमारे तो ये चलता है, हमारे यहाँ ये रेमेडीज चलती हैं, हमारे यहाँ तेल के ऊपर मिर्ची लगा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें बहुत आपको सारी सुनने चीज़ें में हैं, मिलेंगी। कुछ लोग जाके किन्हीं वैद्य के पास कुछ खा लेते हैं। हाँ, कोई कहते हैं हमारे पंजाब में कि झाड़ा करवा लीजिए, मैंने झाड़ा करवा लिया। देखिए, झाड़ा करवाना रिचुअल्स के हिसाब से ठीक है, जो ट्रेंड चला आ रहा है आप उनको फॉलो कीजिए, लेकिन जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत सारी रिसर्च करी हुई है इन चीज़ों पे, हमें उसको हमेशा साथ लेके चलना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको स्नेक बाइट से दे सकता हूँ जी। ठीक है, जब स्नेक बाइट होती है ना, तो आधे से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे भी अगेन इनके खिलाफ अवेयरनेस नहीं है। वो लोग पास के किसी झाड़ा लगाने वाले को बुलाएंगे। अगर वहीं उनमें स्नेक की अवेयरनेस हो, अच्छा, झाड़ा लगाने वालों के केसेस में जो बच जाते हैं 100%, नॉट इवन 1 और 2%, 100% लोग वो होते हैं जो झाड़ा लगाने के बाद जो लोग बचते हैं उनको एक्चुअली वेनमस स्नेक ने काटा ही नहीं होता है। ओके। इंडिया में 200 से ज़्यादा सांपों की प्रजातियां हैं जी। ठीक है, उनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो मेन 4, सिर्फ 4 ऐसी स्पीसीज हैं मेनली जो डेडलीस्ट या वेनमस, हाईली वेनमस की कैटेगरी में आती 2000 में सिर्फ 4 प्रजातियां 4 प्रजातियां हैं। वन इज कोबरा। ना अब कोबरा की कई सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, स्पेक्टिकल्ड कोबरा, मोनोकल्ड कोबरा, किंग कोबरा बहुत पॉपुलर है। सेकंड होता है रजल्स वाइपर, हमारे नॉर्थ इंडिया में जहाँ हम रहते हैं मैंने बहुत देखा है। इसके बाद एक होता है सॉय स्केल्ड वाइपर, जो यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है, साउथ रीजन या कई और जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। चौथे का नाम आता है कॉमन क्रेट स्नेक। ओके। इट इज़ अ स्नेक जो ब्लू और काफ़ी चमकदार स्किन में उस पर वाइट लाइनें होती हैं, जो भी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी यूजुअली अपने घरों में देखने को मिलती। ये 4 ऐसे स्पीसीज़ हैं सांपों की जो 2000 में हाईली वेनमस की कैटेगरी में आ रही हैं। उसके बाद जो स्पीसीज़ जो हमें कॉमनली देखने को मिलती हैं, जिसमें हिंदी में अगर हम नाम लें, किसी को धामन बोलते हैं, कोई घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, जिसको हम रेड स्नेक के नाम से जानते हैं, पानी वाला सांप, चेकर्ड कीलबैक स्नेक उसका एक्चुअल नाम होता है। जब ऐसे कोई जानवर इंसान को काटते हैं तो आधे से ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो हार्ट फेलियर से होती हैं। ओके, यानी कि डर की वजह से ही बंदा मर जाता है। लोग डर जाते हैं कि मुझे सांप ने काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया, और वो डर उन पर इतना हावी हो जाता है कि हार्ट फेलियर से उनकी मौत होती है, रादर देन किसी वैनम या किसी। जिस सांप ने आपको काटा है आपको पता ही नहीं वो जहरीला है कि नहीं है, इसकी भी कोई अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, इसको लेके कोई पढ़ाई नहीं है, इसको लेके कोई भी ऐसी जागरूकता नहीं फैलाई गई है। और जो झाड़ा लगाने वाले आ रहे हैं उन्होंने आपके ऊपर 4 कोई जड़ी बूटी उसारी कुछ कर दिया और आपने लगा अरे हम बच गए। अरे आपको वेनमस स्नेक ने काटा ही नहीं था, आपको जिस सांप ने काटा उसके अंदर वेनम है ही नहीं, उनके अंदर वेनम ग्लैंड नहीं है, उनके अंदर वेनम वाले वो दांत नहीं है जिससे आपको काटा गया हो। बट आप अपनी बाइट को देख के भी पहचान सकते हो अगर आपके पास अवेयरनेस हो। अच्छा। कि मुझे किस सांप ने काटा है, जिसने काटा है वो जहरीला है या नहीं है, आप उसको देख के पहचान सकते हो और आप खुद को एटलीस्ट हार्ट फेलियर के चलते मौत से तो बचा ही सकते हो। सही बात है। सेम होता है डॉग्स के साथ। जो झाड़ा लगाने वाले आ रहे हैं, आप झाड़ा लगवाइए, आप अपनी तसल्ली के लिए लगवाइए, बट मेरा ये मानना है कि आपका पहला काम होना चाहिए किसी डॉग बाइट अगर आपको हुई है तो जहाँ पर बाइट हुई है सबसे पहले आप उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक हैंड वॉश या किसी अच्छे सोप के साथ उस एरिया को घिस के अच्छे से साफ़ करें, ताकि सलाइवा के साथ जो बैक्टीरिया है वहीं वॉश ऑफ हो जाए। ये आपका सबसे पहला फर्स्ट एड होना चाहिए। उसके बाद आपका सेकंड होना चाहिए कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके खुद को दिखाएं, उन्हें सिचुएशन बताएं। ये भी बताएं कि आपको किसी पेट डॉग ने काटा है या स्ट्रे एनिमल ने काटा है। अगर स्ट्रे एनिमल ने काटा है और वो एक कम्युनिटी डॉग है, आपके स्ट्रीट में रहता है, अगर उसको कोई फीड करा रहे हैं और वो वैक्सीनेटेड है तो वो आपको पता होना चाहिए और आप डॉक्टर को वो चीज़ बता सकते हैं। अगर आपको वो भी जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनिशियली एक टेटनस का इंजेक्शन जो कि बहुत कॉमन है इनके लिए लगाया जाता है डॉग बाइट के लिए, और साथ ही साथ जो रेबीज़ के वैक्सीनेशन इंडिया में हैं या पूरे वर्ल्ड में हैं आपको वो लगाना ही लगाना है। और अगर उसके 5 डोज हैं, कहीं 7 डोज हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के अलग अलग डोजेज आते हैं, आपको पूरा कोर्स करना है। आप सोचो कि 7 डोज में से हमने 4 लगा लिया, हम अमर हो गए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको वो कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो ये अवेयरनेस कौन डालेगा? ये अवेयरनेस के लिए आप मुझे एक बताइए, सरकार ने कोई ऐसा कैंपेन चलाया हो कि लोग इस चीज़ को लेके अवेयर हो रहे हो? लोग डॉग बाइट को बहुत हल्के में ले लेते हैं, उन्हें लगता है कुछ नहीं है। मोस्ट केसेस में कुछ होता भी नहीं है, लेकिन आप प्रिकॉशंस तो रखिए। प्रिकॉशंस तो हर एक चीज़ की रखनी चाहिए। नाउ जब आपने मुझसे पूछा कि जो आप कहते हैं कि
कुछ प्यार करते हैं, कुछ उनको नफरत कुछ करते हैं। नफरत करते तो जो मैंने बताया ये मिथ है और ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसके अलावा दोनों कैटेगरी के लोग मैंने देखे हुए हैं। हैं। जी। कोई आराम से सो रहे कुत्ते पे जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने ऐसी वीडियो देखी है, मैं आपको शेयर करूँगा, आप इस पॉडकास्ट में उन क्लिप्स को ऐड करिएगा। बॉइलिंग वाटर जाके आप किसी कुत्ता जो सो रहा है उसके ऊपर डाल दिया आपने उबलता हुआ पानी, जो सो रहा था वो झुलस गया, वो जल गया, उसकी खाल वहीं सिकुड़ गई। और एक साइड ह्यूमन की ये है, दूसरी साइड वही है कि कोई छोटा बच्चा या कोई यंग जो अपने घर से कंबल लेके उनको उड़ाने जा रहा है सर्दियों में। तो ये आप देखिए कि एक और कंपैशन है, दूसरी ओर नफ़रत या शरारत है। अब जब कोई एक डॉग इसको लेके अपने माइंड में ऐसा ट्रॉमा लेके घूमेगा तो उसके लिए तो आसपास रहने वाले सारे लोग और उनके लिए खतरा ही हो गए ना। सही बात है। जब उसको लेके वो बाइट करते हैं तो फिर वो चीज़ों को इतना फैला के बता दिया जाता है कि डॉग बाइट हुई है, डॉग बाइट बढ़ रही है, डॉग बाइट बढ़ रही है। मेरा ये मानना है कि उसके पीछे के रीजंस को हमें ज़्यादा गहराई तक जानना चाहिए। तो जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्या कोई पर्सनल आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई जिसमें आपने किसी को रेस्क्यू किया हो, कोई भी स्ट्रे डॉग हो या कोई एनिमल हो? बेसिकली बताऊँ तो बहुत है, ओके। बट मैं उनमें से आपके साथ अपनी कुछ एक दो ऐसी साझा करना चाहूँगा स्टोरीज़ जिसमें आपको लैक ऑफ अवेयरनेस भी दिखेगी, लापरवाही, इग्नोरेंस भी दिखेगी, और आपको ये भी समझ आएगा कि अगर समय पर उनको हेल्प दे दी जाए तो उनकी जान के लिए कितना अच्छा भी हो सकता है। तो और मैं इसमें दो अलग अलग जानवरों की बात करूंगा, क्योंकि जी। कई बार लोगों को लगता है कि ये जो सामने बैठे हैं डॉग लवर हैं, लेकिन ये एनिमल लवर नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ डॉग से प्रेम है, इनको बाकी जानवरों की कोई परवाह नहीं नहीं है। नहीं, ऐसे मैं आपको काफ़ी टाइम से तो- जानता हूँ, तो मुझे पता है कि आप सभी एनिमल्स को लव करते हैं, सभी की केयर करना Thank जानते you. हैं। तो बेसिकली एक कहानी है मेरे ऑफिस की जहाँ पर मैं काम करता हूँ। वन डे एक रेनी सीज़न था ओके। और मैं ऑफिस से की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके ऑफिस के लिए जा रहा था। तो हमारे बीच में एक बड़ा ग्रीन एरिया है, वहाँ पर मेरी नज़र जाती है तो एक पपी भरी बारिश के चलते, उस टाइम पे चलो बारिश कम थी बट गीला एरिया, पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। आई थॉट कि इट इज़ डेड। तो मैं कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में उनको ऐसे नहीं छोड़ता हूँ खुद से मान के कि हाँ शायद ये मर गया है, मैं पास जाके उसको उठा के एक बार देखता ज़रूर हूँ। वट आई फाउंड आउट, जब मैंने उस पपी को उठाया उसका साइज़ ये था, ओके। ये साइज़ था उसका, 2 हाथ अगर मैं ऐसे कर लूँ। तो जब मैंने उसको हाथ में उठाया है तो उसकी सांसें चल रही थी, शायद वो उसकी आखिरी सांसें होंगी या वो कितने दर्द में होगा, करहा रहा होगा, तो उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं थी, प्लस उसको ठंड लग रही थी, वो बारिश के मौसम में बाहर सिकड़ा हुआ लेटा है। जैसे ही मैं उसको उठाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी छाती में इतना बड़ा होल है, होल। इतना बड़ा होल है जिसमें मैगट्स पड़े हुए हैं। ओके। वो जीव जो किसी भी जीव को जिंदा खाते हैं, तो आप उसके पेन को समझ सकते हैं वो क्या फील कर रहा होगा। बट वही अगेन बेजुबान है, बता नहीं सकता किसी को, अपना दर्द बयान नहीं कर सकता है कि मैं इस कष्ट में हूँ। मैंने उसको उठाया, मैंने देखा मैगट्स हैं, मैं उसको लेके अंदर गया। तो अगेन वही पुराने रिचुअल्स, वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बताया या वहाँ के जो गार्ड्स थे या कोई और स्टाफ कहते कि अरे सर ये हम ही ने वहाँ रखवाया है, इसको ना कीड़े पड़ गए तो हमने उसमें पेट्रोल डाल दिया। अच्छा, ऊपर से पेट्रोल डाल ऊपर दिया। से पेट्रोल, उनका ये मानना था कि पेट्रोल से कीड़े मर जाएंगे। कीड़े मर जाएंगे। अब चलो उनकी सोच में उन्होंने अच्छा सोचा, बट मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है यहाँ पर, कि आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर उसको पास के किसी वेट के पास ले जाते तो कितना ही पहले उसकी लाइफ बचने के चांसेस पे ज़्यादा होते हैं। तो आई डिड नथिंग, मैं सबसे पहले उसको उठाया, अपने ऑफिस के अंदर लेके गया, उसको एक वार्म इन्वायरमेंट दिया। किसी भी घायल पशु को सबसे पहले आप कंफर्ट करने के लिए ये ना सोचो कि उसको एसी में ले जाके बैठा दे। जब वो घायल होता है, जब वो मरने की स्टेज पे होता है, तो उसका शरीर ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है। ओके। आपको उनको एक वार्म इन्वायरमेंट देना होता है। मैं बर्ड्स के भी रेस्क्यू करता हूँ, छोटे छोटे पंछी आके जब ऑफिस के शीशे पे भिड़ जाते हैं, मैं उनको रेस्क्यू करता रहता हूँ। जानवरों के लिए भी ये चीज़ बड़ी अप्लाई होती है कि आपको उनको एक वार्म इन्वायरमेंट देना बड़ा ज़रूरी है। मैं उसको उठाया, अंदर लेके गया ऑफिस में, जो भी कपड़े या गत्ते या जो भी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो सकती थी उसमें रखा। नैपकिन से धीरे धीरे पहले मैंने उसके जो घाव को साफ़ क्लीन किया। मैं देख पा रहा था कि अंदर जो मसल्स स्पैज़म होते हैं, जो हार्ट बीट चल रही होती है, मैं वो घाव इतना गहरा था कि वो सब मुझे नज़र आने लगा था, आप बिलीव करिएगा। जब उसको क्लीन करने के बाद मैंने मैगट्स की संख्या देखी तो वो काउंट करने लायक नहीं थी। तो अगेन उसके बाद जो फर्स्ट एड या फर्स्ट सोल्यूशन था, मैं उसको उठा, उसको लेके एक वेट के पास गया। पास के जो वेट थे उन्होंने देखा, इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट मिला और उसको जो ज़रूरी इंजेक्शन थे उसको NS और जो RL वगैरह जो लगते हैं उनको ग्लूकोटाइप के, वो सारा लगाकर उसको हम वापस ले आए। उसको ऑफिस के अंदर रखा हमने कुछ दिन। ओके।
ऑफिस के अंदर ही रोज़ आता और मैंने बाकियों की ड्यूटी लगा दी थी कि आप लोगों ने भी इसकी केयर करनी है, जैसे जैसे बता रहा हूँ मैं। कुछ फर्स्ट एड चीज़ें जो इन जानवरों के लिए चाहिए होती हैं, लाइक डीमैग करके एक स्प्रे आता है ओके। जो इन मैगट्स को मारने और वापस ना आने का काम करता है। एक एल्यू स्प्रे करके आता है जो इनके घाव को बहुत जल्दी भरने का काम करता है। वो सारा सामान मैंने ऑफिस में ही ला के रख दिया। मैं उनको बोला कि आप जो हमारे कलीग हैं या गार्ड हैं, आपने टाइमली इसको ये करना है। नहीं भी कर पाते तो जब मैं ऑफिस पहुंचता था, ऑफिस से जाता था, मैं उनको वो करके जाता था। मैं आपके साथ उस बेबी की भी फ़ोटो शेयर करूँगा, उसके इनिशियल टाइम से रिकवरी के बाद तक की, और बाद में वो कैसा दिखता था। तो ये एक स्टोरी थी जहाँ पे उसकी जान बच गई। तो इसको कितना टाइम लगा छोटे पप्पी को? इसको रिकवरी करने से थोड़े से हेल्थ कह सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बेटर होना शुरू हो जाती है, उसमें 4 से 5 दिन का टाइम लग गया था। ओके। और फिर उसकी फीड का ध्यान रखना, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल कम हो गए थे उसके लिए उसको एक अच्छी डाइट देना। यानी कि लोगों ने तो ये समझ के उसको एक साइड में फेंक दिया था कि ये अब मरने डेड वाला है। है। हाँ, ये अब मरने वाला है। और मेरे लिए वो बड़ा ही अच्छा था कि मुझे पता है कि एक बेजुबान की ब्लेसिंग किसी भी इंसान की ब्लेसिंग से कई गुना ज़्यादा काम करती है। तो वो बच गया और मेरे लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ थी। तो एक छोटा सा ये एक स्टोरी थी। सेकंड एक स्टोरी है जो किसी डॉग को ना लेकर एक गौ माता की है जी। भारत में उनको हम माँ के रूप में जानते हैं, माता कहते हैं, गाय हमारी माता है। भारत में ये माना जाता है गाय हमारी माता है, लेकिन आजकल जो देखा जाता है रोड्स पे उनको खुलेआम छोड़ दिया जाता है, खुलेआम छोड़ उनके दिया डेली जाता है। एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। सबसे Then उनकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं फिर उनको कोसा जाता है। एग्जैक्टली पहले आप अपनी लापरवाही से उनको एक ज़रिया बना देते हैं उन एक्सीडेंट का, और बाद में उन्हीं पे वो इल्ज़ाम डाल देते हैं कि ये इनकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही एक केस था मेरे होम टाउन ग्वालियर से। यूजुअली मैं रात को निकलता हूँ यहाँ चंडीगढ़ आने के लिए, क्योंकि मुझे ड्राइव करके आना होता है और वो डिस्टेंस लगभग 10 से 12 घंटे का होता जी है। जी। तो रात को मैं निकला, यूजुअली हम 8-9 बजे निकलते हैं, उस टाइम मैं 12-1 बजे निकला। और मेरे ड्राइव करने में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगले दिन आते ही मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होता है पूरी रात ड्राइव करने के बाद। जी जी जी। मैं घर से निकला हूँ, हमारे घर के पास एक एरिया आता है जब हम टुवर्ड्स चंडीगढ़ चलते हैं, तो मुरैना एक बड़ी पॉपुलर वहाँ की एरिया है। तो उसके पहले एक ऐसी जगह है मेन हाईवे पे, हमारी नज़र पड़ती है कि सामने कोई बहुत बड़ा सा चीज़ है जो हाईवे पे डला हुआ है। तो उससे बचने के लिए गाड़ी की स्पीड हमने स्लो करी और साइड में गाड़ी लगाई। जैसे ही हम उसको स्किप करने लगे तो मेरी नज़र गई कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वो एक घायल गाय थी, और फुली ग्रोन काऊ थी, कोई बछड़ा कोई बच्चा नहीं था। तो हमने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरा ब्रदर था, और हम लोगों का अगले दिन ऑफिस पहुंचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑलरेडी हम कई दिन से लीव पे थे जो कि एक्स्ट्रा हो चुके थे। बट दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। वो जो सामने एक जीव है जो वहाँ पे पड़ा है, वो तड़प रहा है, हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी था। हमने गाड़ी हाईवे के साइड में पार्क करके उस पर नज़र डाली। लॉट ऑफ वाउंड्स, इतने सारे वाउंड्स की मैं आपको बता नहीं सकता। जिस भी गाड़ी ने उसको घायल किया होगा वो रुका नहीं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कोई गाड़ी या कोई ट्रक या जिससे भी वो भिड़ी हो कोई मौजूद नहीं थी। मुझे उस रोड पर उसके घिसने के निशान दिख रहे थे, वो खून ऐसे सरकता हुआ डला था, उसके कई जगह घाव के मांस के टुकड़े बाहर फैले हुए थे, और वो वहाँ पर बस पड़ी हुई थी। मुझे जो उस समय ठीक लगा वो ये कि वहाँ पर रुक के एटलीस्ट कोई एनिमल रेस्क्यूअर हो वहाँ पर जिसको मैं फ़ोन कर सकूँ, कोई ऐसा NGO हो। रात को 2 बजे मैंने कई सारे NGO को ट्राई किया, कई सारे गुस्से में फ़ोन काट रहे थे कि ये कोई टाइम है आपको हमें परेशान करने का। कई लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उस वक्त जो मुझे ठीक लगा कि अब मुझे लग रहा है कि इसके साथ ही खड़े होना पड़ेगा। ओके। अकेले या 2 लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो एक फुली ग्रोन काऊ को उठा लें या साइड करें। सही बात। तो उस वक्त मैंने हाईवे टोल प्लाजा जो होते हैं या जो भी उनके टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर कॉल करके सबसे पहले मैंने उनकी वैन बुलाकर वहाँ पे बैरिकेटिंग लगवाई, क्योंकि इससे आने वाली गाड़ियों को भी बहुत बड़ा हार्म था, जिनको दूर से वो नहीं दिखती है और हाईवे पे हमेशा ओवर स्पीडिंग पे गाड़ियाँ चलती हैं। उनके आगे बैरिकेटिंग लगवाई, रात भर उनके पास खड़े रहे। वहाँ से वापस ग्वालियर में एक गौशाला है, वहाँ पे मेरे कुछ थे नेटवर्क, उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सुबह तक हम इतने बजे तक कोई गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे तो आप वहाँ से लेके आ जाइए। मुझे वो भी बहुत लेट लग रहा था क्योंकि यहाँ पे हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। बट जैसे जैसे रोशनी होने लगी, पास के किसी गांव से हेल्प लेके हमने एक गाड़ी बुक कर ली, अरेंज कर ली, जिसमें उनको भरा गया। फिर वहाँ से हम वापस जहाँ से हम आए थे ग्वालियर लेके गए, उनको गौशाला में लेके गए। पूरी रात से सुबह तक हम वहीं रहे, आप ये देखिए, बिना सोए बिना कुछ करे। और वहाँ गौशाला में लेके उनको बिठा के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिलवाया। एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी जो हमें वहाँ पे झंझोर के रख दी उसने, कि जब हम वहाँ लेकर गए, हमें पहले भी ऐसा लग रहा था, बट वहाँ जाके कंफर्म हुआ कि वो बेचारी प्रेग्नेंट थी। ओके। वी हैड नो आइडिया उसके अंदर कितना बड़ा बच्चा था या क्या हुआ। अब इस वाले रेस्क्यू में, और ये वाला मेरे दिमाग में दिल में इसलिए बसा हुआ है कि हमारी इतनी कोशिशों के बाद सुबह तक उनके सर्वाइव करने के बाद भी
हमने उनको वहाँ जमा कराया, उन्होंने हमें श्योरिटी दी कि हम अब आप यहाँ पर हमें दे चुके हैं, हम पूरी इसकी केयर करके पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। कुछ दिन बाद हालांकि हमें फिर वो खबर आ गई कि वो बच नहीं पाई है। अच्छा। हमारा अगला सवाल उनसे ये था कि जो बच्चा उसके अंदर था या उनके अंदर था, क्या आप उसको बचा पाए? कहते नहीं, वो ऑलरेडी मर चुका था उस एक्सीडेंट के चलते। तो इतनी कोशिशों के बाद भी हम उसकी जान नहीं बचा पाए, बट मन के अंदर एक तसल्ली रहती है ऐसे केसेस में कि हमने कोशिश करी, हमने कोशिश की। सारी चीज़ों की परवाह साइड करते हुए जब हमने उसको टाइम दिया, उसके हर एक मिनट के अपडेट्स मैंने उस टाइम पे अपने फेसबुक वीडियो पे डाले थे, सब कुछ डाले थे कि लोग देखें थोड़ी लापरवाही क्या है, उनमें अवेयरनेस आए और आप क्या क्या इनिशियल कदम उठा सकते हैं उसकी जानकारी देने के लिए। तो ये 1-2 केसेस हैं, ऐसे बड़े सारे केसेस गिनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये कुछ 1-2 है जो मेरे साथ खुद की आप बीती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे इंडिया में 8 करोड़ कुत्ते हैं। 2022 का जो सेंसस है वो ये बोलता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें से सिर्फ 2 करोड़ अप्रोक्सीमेट ऐसे डॉग्स हैं जो पेट एनिमल हैं, और 6 करोड़ प्लस हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो 6 करोड़ प्लस डॉग्स हैं, क्या इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करवा सकती है? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट फैसला आया है 11 अगस्त को, उसके ऊपर अमेंडमेंट के लिए कोशिशें की जा रही हैं भारतीय जनता की तरफ से, ठीक है। तो 14 अगस्त को जो दोबारा से पेटिशंस लगी थी, कुछ हुआ था, ठीक है, उसको उन्होंने अभी रिजर्व रखा है उस फैसले को। वो कभी भी नेक्स्ट कोई भी जजमेंट आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे दिल्ली एनसीआर में 2 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट ने कि इनको स्ट्रीट से हटा दो, शेल्टर्स में रखो, नसबंदी करो, ठीक है, और इनके ऊपर लगाम लगाओ, तो क्या ये पॉसिबल है आपके अकॉर्डिंग? आप इस पूरी जजमेंट को, इस पूरे सेगमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया है, ये सिर्फ क्रूएल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है, और उनको ये आइडिया भी नहीं है कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उल्टा ये हम इंसानों के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कैसे, उससे पहले हम इस पे आते हैं कि ये जो इन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट ये लड़ाई, ये वर्डिक्ट उनके खिलाफ दे रहे हैं जो बेचारे खुद जाके अपना डिफेंस भी नहीं रख सकते हैं कोर्ट में। बिल्कुल हैं तो वो बेजुबान। ये लड़ाई उनके अगेंस्ट लड़ी जा रही है कि जो अपने एक जाके कोर्ट के अंदर ये भी नहीं बोल सकता है कि जज साहब मेरा भी तो पक्ष सुन लो, मेरे साथ क्या होता है, मैं क्या सफ़र करता हूँ, वो भी तो जानने की कोशिश करिए। आपने तो फैसला सिर्फ एक वन साइडेड डिसीजन या जो आपको ठीक लगा उस पर दे दिया। मैं एक सबसे बड़ी चीज़ इस डिसीजन के जो ये ऑर्डर दिया गया इसमें आपको हाईलाइट कराना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी कम्युनिटी या किसी भी इंसान ने जाकर कोर्ट में केस नहीं किया था जिसके अगेंस्ट ये डिसीजन सुनाया गया है। एक टर्म यूज़ करी जाती है कोर्ट में, दैट इज़ सुओ मोटो। ओके, सुओ मोटो इज़ समथिंग कि कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिस पे कभी किसी ने कुछ क्लेम नहीं किया, कोई केस नहीं किया, या इनिशियली कोई एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं डाली, जिसके चलते कोर्ट ने डिसीजन लिया है। इट वाज अ न्यूज़पेपर कॉपी, जिस न्यूज़पेपर मीडिया में गलत न्यूज़ दी गई थी एक 5 साल की बच्ची की जिसकी मौत हो गई थी, और उस मौत का रीज़न उस न्यूज़पेपर प्रिंट में दिया गया था रेबीज़। ओके। तो जो ऑनरेबल जज थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने वो न्यूज़ पढ़ी और उसको देखा, उस पे सोचा विचारा, जिसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया। इवेंचुअली जब उसके बाद थोड़ी और उस चीज़ को लेके जांच करी गई, मीडिया जब उन बच्चे के घर पहुंची और उनसे सवाल किए गए, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे जो बच्चे की डॉग हुई है ये किसी डॉग बाइट से नहीं हुई है, उसको एक तरीके का ब्रेन इन्फेक्शन था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। अब बात करते हैं कोर्ट के वो जो ऑनरेबल जज थे, उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही अब इस चीज़ में बढ़ोतरी मिल रही है या ये सब हो रहा है, और सुओ मोटो के चलते कि उनको किसी ने कुछ बोला नहीं, कहा नहीं, बस उन्होंने खुद ही से एक ये ऑर्डर पास कर दिया कि 8 हफ्तों के अंदर आपने दिल्ली एनसीआर के जितने भी स्ट्रीट और स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको हटाना है, उनको उठा के शेल्टर में डालना है, जिसको हम लोग या सुप्रीम कोर्ट शेल्टर कह रहे हैं, मेरे लिए वो जेल है सर। ओके, ठीक है, वो जेल है, क्योंकि आप उनको जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, जहाँ पे वो खाते पीते हैं, जहाँ पे लोग उनका ख्याल रखते हैं, जहाँ पे उनका परिवार है, वहाँ से उठाकर एक ऐसी अनजान जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे और उनसे ज़्यादा अनजान ऐसे जानवर उनके साथ होंगे जो उनसे ज़्यादा खुखार हो सकते हैं, जो खाने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें मार सकते हैं। आपस में ये होता ही है स्ट्रे डॉग्स में और स्ट्रीट डॉग में, उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये कहती है कि खाना जब थोड़ा है और हम लोग ज़्यादा हैं तो आपस में एक दूसरे को काट के जो ज़्यादा पावरफुल है
या दूसरे को ओवर पावर कर सकता है, वही ज़िंदा रह पाएगा। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये भी था कि क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी अवेलेबिलिटी है, ऐसे शेल्टर्स हैं? सर, इस बात का जवाब गवर्नमेंट तक नहीं दे सकती, मैं आपको दे सकता हूँ कि उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। फ़िलहाल की बात कर लेते हैं, दिल्ली एनसीआर में जितने अभी उन्होंने शेल्टर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, उनमें सिर्फ और सिर्फ 4000 की कैपेसिटी है। 4000 डॉग्स को रखने की कैपेसिटी है। अगर आप वहाँ जाएँ, जो कि हमें पता है कि अब आजकल के टाइम पे जिस हिसाब से हम लोग और जो वहाँ पे लोग इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग अब शेल्टर्स में जाने भी नहीं देंगे हमें वहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए। बट सच्चाई ये है कि वहाँ पे उनको टाइमली खाना भी नहीं मिलता है, वहाँ पे उनके पानी के बाउल नहीं मिलते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिलते हैं, स्टरलाइजेशन नहीं मिलते हैं। आप एक ऐसा मतलब ऑर्डर दे रहे हैं जिसको मैं कोई मास रिमूवल का नाम नहीं देना चाहूँगा कि आप उनको स्ट्रे डॉग को मास रिमूव कर रहे हैं। आप, मेरा मानना है कि मास किलिंग है। ये सीधी सीधी मास किलिंग है। आप, कुछ डॉग कम्युनिटी में हेल्दी होते हैं तो कुछ बीमार भी होते हैं। इन जानवरों के अंदर, चाहे वो पंछी हो चाहे कुत्ते हो, एक बड़ी अच्छी इंस्टिंक्ट होती है कि जब ये खुद को बीमार फील करते हैं, खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं, ये खाना छोड़ देते हैं, ये एक कोने में जाके रहते हैं। ऐसा इनको ठीक लगता है कि इस समय मेरे लिए खाना ठीक नहीं है। जो हमें इंसानों को सीखना चाहिए इन जानवरों से कि फास्टिंग करेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं। इनमें वो इंस्टिंक्ट होती है। अब आप ऐसे बीमार जानवरों को, जिनके अंदर कोई ऐसी डिजीज़ हो जो दूसरे जानवर को फैल सकती है, वो बीमार हो, हेल्दी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, प्रेग्नेंट हो, नहीं हो, आपने सबको एक जगह ठूस दिया। अब आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो शांति से रहे। पहली चीज़ तो आप उनको अपनी ह्यूमन मेंटालिटी के तौर पे ना सोचें। वो है इवेंचुअली एक जानवर, एक कम्युनिटी एनिमल। उनके जीने के, उनके सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। उनके पास इतनी बुद्धि होती तो उनको हम आज जीने के लिए हम लोगों से या खुद से लड़ना नहीं पड़ रहा होता। ये तो हम ह्यूमन है जिन्होंने पूरी पृथ्वी पे कब्जा करके ये सोच लिया है कि यहाँ सिर्फ हमारा हक बनता है। इवेंचुअली तो हम उनके लिए जगह कम करते जा रहे हैं, खुद की जगह बढ़ाई जा रहे हैं। डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है, नई गेटेड कम्युनिटीज बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। वही चीज़ तो ये मास किलिंग की ओर जाएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये जो डिसीजन इनिशियली लिया गया था, नाउ आई थैंक कि रिसेंटली जो इस पर एक दोबारा इन्होंने 14 तारीख को चर्चा करी है और उसके अगेंस्ट इसको रिजर्व रखा गया है। कई लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फैसला रिवर्स नहीं हुआ है, ये रिजर्व हुआ है। कई लोग इसको रिवर्स पे मिस्टेक कर रहे हैं। इट इज़ रिजर्व्ड और उसको फ़िलहाल के लिए रिजर्व में रखा गया है कि इस पे आगे फिर चर्चा होगी और ये किस डायरेक्शन में जाएगा। देन उसके बाद हम उस पर डिसीजन लेंगे कि कहाँ क्या कितना इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, काफ़ी लोग रोते बिलकाते देखे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों के ऊपर देखिए, स्ट्रीट डॉग्स को या स्ट्रे डॉग्स को लेके हमें सबसे पहले हमारी एक सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है इस कंट्री में जो लोग उनसे नफ़रत करते हैं, कई लोग जो नफ़रत भी नहीं करते, प्यार भी नहीं करते, न्यूट्रल रहते हैं, उनको आवारा जानवर बोला जाता है। जी, मेरा ये मानना है कि ये आवारा नहीं है, बेसहारा है। आवारा तो उनको वो सोसाइटीज़ और हम जैसे या कुछ ऐसे लोग बना देते हैं जो उनको खुद से उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने बेसिक चीज़ों के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। देखिए, आप पहली चीज़ उनको बाकी जंगली जानवरों से कंपेयर मत करिए। जी, ये कम्युनिटी एनिमल है। जो कुत्ता है कम्युनिटी एनिमल है। ये अपने सर्वाइवल के लिए काफ़ी हद तक इंसानों पे निर्भर करता है। हाँ, आज की डेट में तो वो, क्योंकि नॉन वेज वो होता नहीं है, नॉन वेजिटेरियन होता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होते नहीं है। हाँ, ठीक है, वो इंसानों पे निर्भर इसलिए करते हैं कि आज से सदियों 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 पहले इंसानों ने उनको अपने पास अपने मतलब के लिए रखना शुरू किया था। ठीक है, और जब मतलब निकला था तो उनको छोड़ना भी शुरू कर दिया था, जो आज तक जारी है। जैसे आजकल इंसान के लिए फितरत माना जाता है कि वो अपने यूज़ के लिए लोगों को यूज़ करता है, देन उनको मतलब पूरा होने के बाद दूर कर देता है। तो इसी तरीके से अभी डॉग्स को भी देखा जा रहा है कि पहले अपने सेफ्टी के लिए उनको यूज़ किया, अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनको यूज़ किया, और आज की डेट में जैसे मतलब पूरा हो गया तो उनको दूर करते जा रहे हैं, दूर कर देते हैं। अब इस डिसीजन को मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा था कि ये गलत है, क्रूअल है, न्यू है, ह्यूमन है, बट मैं इसमें ये भी बता रहा था कि ये आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम को ही बढ़ावा देगा। जैसे ये किसी प्रॉब्लम का जो उनको सोल्यूशन लग रहा है कि ये डॉग बाइट एक प्रॉब्लम है, ये रेबीज़ एक प्रॉब्लम है, ये अगर सोचें कि मास रिमूवल इसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये कई नई प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देगा, जैसे कि साइंस कहता है। अब आप जैसे देखिए कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं या जो कम्युनिटी डॉग्स हैं, ये अपने एक टेरिटोरियल एनिमल हैं, जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी थी, जिनकी एक अपनी टेरिटरी होती है।
आपको ये समझना होगा कि जो एनिमल फीडर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, जो अपने इलाकों में अपनी गलियों में कुत्तों को खाना देते हैं या उनके स्टेरलाइजेशन का ख्याल रखते हैं, जो कि सरकार ऑब्वियसली नहीं कर पाई, तो जब वो उनको खिला रहे हैं तो वो उनके अंदर एक ऐसा कंपैशन डाल रहे हैं कि वो इंसान के साथ जीना सीख रहे हैं। उनको इंसानों की आदत पड़ रही है, वो इंसानों पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उनको ये पता है कि इंसानों से हमें प्यार मिलता है। तो ये चीज़ें तो डॉग बाइट को कम करेंगी ना, या उल्टा बढ़ाएंगी? पहली चीज़ कम करेगी डेफिनेटली। अब दूसरी चीज़, जब आप ये कहते हैं कि हम इनको यहाँ से हटा देते हैं, हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा, तो पहली चीज़, सरकार के पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना ऐसा कोई प्लान है, ना ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है जिसके चलते वो एकदम से सारे हटाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है, जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया वो अब 8 हफ्ते में कैसे कर लेंगे। अब सवाल आता है कि मान लीजिए कि किसी एक एरिया में, क्योंकि इनको एरिया वाइज शुरू करना पड़ेगा, अब एरिया वाइज शुरू करने के लिए इनकी जो गाड़ी आती है, डॉग कैचर आते हैं जिनके 2-3 का स्टाफ होता है, वो आएंगे किसी एरिया के, एक बार में उनकी कैपेसिटी एक दिन की होती है 8 से 10 लोगों को, 8 से 10 डॉग्स को पिक करने की। अब जब वो आएंगे, उन्हें पिक करेंगे, उन्होंने एक जगह पर आए जहाँ पर कोई स्ट्रे डॉग को कोई फीड करा रहा था, उसको वैक्सीनेट भी किया हुआ था, उसको स्टेरलाइज करवा रखा था, आप उसको उठा के ले जाएंगे। ऐसे और कुत्तों को आप उस गली से उठा के ले जाएंगे। जब आप किसी और गली में जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका कैचिंग का रेट 100% होने वाला है? कभी नहीं हो सकता। ये लोग झुंड में रहते हैं, आप एक को पकड़ोगे तो 5 गायब हो जाएंगे वहाँ से। और जब उनको लगेगा कि अब ये वाली जगह हमारे लिए हार्मफुल हो रही है, ये सिचुएशन हमारे लिए यहाँ पर ठीक नहीं है, तो वो अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह भागेंगे। ये एक फैक्ट है। जहाँ से आपने स्टेरलाइज और वैक्सीनेटेड डॉग्स हटा दिए हैं, ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ के ले गए हैं, कुछ ऐसे आवारा कुत्ते जिनकी ना वैक्सीनेशन हो रखी है ना वो स्टेरलाइज हैं, वो उन एरिया में जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी स्टेरलाइज डॉग हुआ करते थे। अब नाउ बिकॉज आपने वहाँ से जो वो कुत्ते ही हटा दिए जो अपनी टेरिटरी को बचा कर रखते थे, दूसरे जानवरों को, आवारा कुत्तों को एंटर नहीं होने देते थे, अब वो उस इलाके में जाएंगे। वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं वो उनके लिए नए हैं, वो उनके लिए नए। वहाँ पे अगर आपका कोई पेट एनिमल है जिनको वो रोज़ टहलाते थे, वो आवारा कुत्ते बेशक उन्हें रोज़ देखते होंगे, लेकिन अब किसी दूसरे इलाके का कुत्ता आया, वो उनके लिए नया है। उनके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका है ऑलरेडी, वो ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। अब उनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बढ़ चुकी है कि हमें किसी भी तरीके से ज़िंदा रहना है, और ये जो इंसानों ने हमारे 1-2 भाइयों को पकड़ के ले गए, ये हमारे लिए खतरा है। बिल्कुल। अब जब वो किसी ऐसे इलाके में पहुंचेंगे जहाँ से आपने ऑलरेडी डॉग्स हटा रखे हैं और उनकी टेरिटरी अब नहीं बच पा रही है, तो कोई इंसान उनके सामने आएगा, उसके काटने के चांसेस बढ़ेंगे, वो उनको हार्म करने की कोशिश कोई करेंगे। बच्चा उनके सामने आएगा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के चलते, क्योंकि उनको अब खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको खाना डालने वालों की जगह से आपने उनको मिसप्लेस कर दिया है। तो अब उनके लिए छोटे छोटे से शिकार से वो बड़े बड़े, उनको अब वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से ट्राई करेंगे कि हम क्या क्या खा सकते हैं हमारे ज़िंदा रहने के लिए, जिसकी वजह से कुछ छोटे बच्चे उनका शिकार बन जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो रेबीज़ की प्रॉब्लम जो इनको लग रही है बड़ी है, वो मेरा भी मानना है कि रेबीज़ इज़ अ डेडली डिजीज़, अगेन अवेयरनेस की लैक के चलते वो होती है। जब ऐसे कुत्ते जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो किसी और एरिया में जाके लोगों को काटेंगे, तो रेबीज़ तो आप समझिए ना कितने ज़्यादा चांसेस हैं उनको होने के। सही बात है। वही कुत्ते जब किसी ऐसी टेरिटरी या ऐसे एरिया में आवारागर्दी कर रहे थे जहाँ पे ऑलरेडी टेरिटोरियल डॉग ने अपना एक एरिया सेट कर रखा है, वो लोगों के, इंसानों के बीच में रह रहे हैं, वो उनको वहाँ घुसने ही नहीं देते थे। और जो वहाँ रह रहे थे वो बेचारे वैक्सीनेटेड भी थे, एनिमल फीडर उनको स्टरलाइज भी करवा रहे थे, उनको खाना भी दे रहे थे, उनके अंदर कंपैशन भी था। आपने उनको पकड़ लिया, आवारा कुत्ते जो भागे आप उनको पकड़ नहीं पाए, अब वो दूसरी जगह घुसेंगे, वहाँ पे जो सामने आएगा उसको काटेंगे। तो ये सल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम को बढ़ावा देगा। आगे आके मैं आपको इसके और भी बड़े सारे फैक्ट दूंगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि और भी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि मास रिमूवल करना बहुत गलत है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोच विचार के इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, इस पर या तो रोक करनी चाहिए। अगर ये डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट ओवर मतलब इसको रिवर्स नहीं करती है, तो मेरा ये मानना है कि आप ना जो हमारी एजुकेशनल बुक्स हैं या हमारी जो सिलेबस है उनसे मोरल साइंस भी हटा दो। कोई मतलब नहीं है ना बचपन से बच्चों को पढ़ाने का, जब आप बड़े होकर उनको मोरालिटी करना नहीं सिखा पा रहे हैं। व्हाट इज़ मोरालिटी, आपको उसका आइडिया ही नहीं है। आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हटा दीजिए जब आप इन्वायरमेंट का ख्याल ही नहीं रख पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दो चीज़ें हैं। अगर ये डिसीजन रिवर्स नहीं होता है तो मेरा ये मानना है कि देयर इज़ नो मोरालिटी, देयर इज़ नो कंपैशन, देयर इज़ नो लव, और इंसान ये मान चुका है कि हम लोग एक अकेले ही है जिसका इस धरती पे हक है, हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे जानवर के साथ। तो जैसे हमने इतनी डिस्कशन की इस पॉइंट के ऊपर, आपने इतना बताया, ठीक है, कि ये बैकफायर भी कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं देखना चाहिए या रिवर्स करना चाहिए, जो भी ऑनरेबल
जज देखेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ बेटर, ठीक है। तो इसमें इंडियन लॉ क्या कहता है अपना? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ तो ये जो डिसीजन है ये खुद सुप्रीम कोर्ट के 2023 में दिए हुए एक रूल, ABC रूल के चलते उसी की अवहेलना कर रहा है। मतलब ये कोर्ट के ऐसे 2 डिसीजन हैं जो आपस में ही क्लैश हो रहे हैं। ओके। 2023 में स्पेशली दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया के लिए एक रूल निकाला गया था, दैट वाज ABC, और उसके लिए बड़े ही मेजर संख्या में फ़ंड भी एलोकेट हुए थे, काफ़ी सारे फंड्स थे वो। और ये ABC रूल कहता था, एनिमल बर्थ कंट्रोल इसको कहते हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती थी। आप एक तो उनमें करना है कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन, जिसको Okay. हम ARV कहते हैं। दूसरा आपने स्टरलाइज करना है, और तीसरा रिटर्न। मतलब इसमें था स्टरलाइज, वैक्सीन एंड रिटर्न। अब ये रूल क्या कहता है कि आपने कम्युनिटी एनिमल्स या स्ट्रे डॉग्स को सबसे पहले चीज़ वैक्सीनेट करना है, जिससे वो आगे अगर किसी को डॉग बाइट करते भी हैं तो उससे रेबीज़ का खतरा ना फैले। जी। दूसरा उन्हें स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करने से ये होगा कि आगे उनकी आबादी जो बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेल हुई है अभी एकदम से जो बड़ी है पिछले कुछ सालों में, वो नहीं बढ़ पाएगी। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो उनके हमारे इंडियन लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रिवेंशन फॉर एनिमल क्रूअल्टी लॉ जो हमारा बहुत पुराना बना हुआ है, उसमें भी इनको सुरक्षा देता है। वो ये है कि आप उनको उनकी जगह से रेलोकेट नहीं कर सकते। यानी कि जहाँ से उनको पिक किया है आपको वहीं पे आप उनको वापस छोड़ोगे। आप उनको बेशक उठा के ले जाइए उनको स्टरलाइज और वैक्सीन करने के लिए, लेकिन जिस जगह जिस स्पॉट से आप उनको उठाया है उनको वहीं आपको वापस छोड़ना पड़ेगा। आपकी बात से ही, जैसे काफ़ी ज़्यादा फंड इस चीज़ के गवर्नमेंट ने अलॉट किए, ठीक है, चीज़ें हुई, ये चलता रहता है सिस्टम में हमारे कि हर एक चीज़ के लिए फ़ंड होता है, एक स्पेशल फ़ंड होते हैं जो एलोकेट होते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि फ़ंड लग ही नहीं पाए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जितना एकदम से अचानक डिसीजन जो कोर्ट ने दिया है और उस पर जितना जल्दी एक्शन लेने को कह रहे हैं, अगर यही 8 हफ्तों में वो इन फंड का हिसाब निकालने का टाइम दे देते तो शायद ये प्रॉब्लम बहुत पहले सॉल्व हो गई होती। और इन्होंने बहुत पहले अगर ये डिसीजन दे दिया होता कि ये जो 300 करोड़ 400 करोड़ ये सिर्फ एक दिल्ली एरिया के लिए जितने फंड एलोकेट हुए थे, उसके अगेंस्ट कितने डॉग स्टरलाइज हुए हैं, इनके पास क्या डेटा है, कितनों को वैक्सीन लगी है, और जो इनके शेल्टर्स में रह रहे हैं उनको क्या सर्विसेज दी गई हैं, आप एक बार इसका डेटा तो निकाल के दिखाइए हमें। क्योंकि शेल्टर्स के ऊपर मैंने भी थोड़ी स्टडी की थी, पूरे दिल्ली, NCR, नोएडा, फरीदाबाद, इनमें अगर देखते हैं तो 7 से 8 गवर्नमेंट शेल्टर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। और जब गवर्नमेंट ने अब ये फैसला दे दिया है तो जो MC के एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, MC जो हैं वो शेल्टर, जो प्राइवेट शेल्टर होते हैं उनको रेंट पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऑनरेबल जज साहब ने फैसला तो दे दिया और उन MCs ने ये भी देखना है कि उसको पूरा कैसे करें। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद ये है कि शेल्टर कैसे बनाएं, इतनी जल्दी तो बन नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, इस पर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि इन्होंने डिसीजन देने से पहले, अगेन जैसा मैंने कहा था कि इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। एक जो गाड़ी एनिमल कैचर की होती है जो इन डॉग्स को पिक करने आती है, उसमें 3 लोग होते हैं जी। एक होता है ड्राइवर, एक होता है कैचर और एक होता है हेल्पर। ये 3 लोग पूरे दिन में अगर अपनी फुल कैपेसिटी से काम करते हैं तो जाके 8 से 10 कुत्ते एक दिन में उठा पाएंगे। अब नाउ किसी एक एरिए में आप लगा के चलिए, अगर इन्हें 80 से 100 डॉग भी उठाने हैं तो ऐसी 10 गाड़ियाँ चाहिए होंगी। बिल्कुल। और पूरे दिल्ली NCR में 8 हफ्तों के अंदर इन्होंने जितने डॉग उठाने के लिए बोले उसके लिए आपको कितनी मैन पावर और गाड़ियाँ चाहिए होंगी? लगभग 8 लाख कुत्ते हैं पूरे दिल्ली NCR में, जो 8 से 10 लाख 2022 का सेंसस कहता है। 8 से 10 लाख डॉग्स को इनको शेल्टर में डालने के लिए ना तो इनके पास शेल्टर्स हैं, ना इतने रिसोर्सेज हैं। अब ना एक एक करके चलते हैं, इनके पास इतनी मैन पावर भी आ गई, इतनी गाड़ियाँ भी आ गई, इन्होंने कैच भी कर लिया, तो दूसरा सवाल आता है उन्हें रखेंगे कहाँ, क्योंकि इनके पास शेल्टर नहीं है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने प्राइवेट शेल्टर्स को हायर कर लिया, उनको फंड कर दिया, या खुद से नए शेल्टर बना दिए, शहर के बाहर ले जाके कहीं बना दिए, तो उसके अंदर की मैन पावर क्या ही रख पाएंगे। अब उसके अंदर की मैन पावर भी अलग अलग होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि उनको डॉग के बिहेवियर का पता होना चाहिए। जो उनको खाना खिला रहा है वो सिर्फ खाना खिलाने वाला नहीं होना चाहिए, उनको डॉग के लिए कंपैशन होना चाहिए, उनके बिहेवियर का पता होना चाहिए। वहाँ पे वैक्सीनेशन की पूरी उनके पास एक सुविधाएं होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन की सुविधाएं होनी चाहिए। आपस में जो बीमार डॉग है, क्या आप उनको अलग रख के उनको ट्रीट करने के लिए अभी से क्षमता है आपके पास? हमें बताया बीइंग एन एनिमल केयर टेकर, जब एक स्ट्रे डॉग को हम उठा के लेके जाते हैं किसी एक छोटी प्रॉब्लम के लिए, तो जो 2-3 इंजेक्शन और उनके जो RL-DNS लगाया जाता है उतने में हमारा बिल 2,500-3 हज़ार का बन जाता है एक डॉग पे एक विजिट का। बिल्कुल। तो क्या गवर्नमेंट उस खर्चे को उठाने के लिए अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है? मेरा ये मानना है कि इन सब को अगर हम छोटे स्केल पे देखें
एक शेल्टर का, मेरे ख्याल से एक शेल्टर अगर 1000 से 4000, या अगर उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा लें 5 से 10,000 भी कर लेते हैं, तो एक डॉग पे होने वाला खर्चा मिनिमम अगर 400 रुपये है मिनिमम पर डे। अगर मिनिमम मैं बता रहा हूँ, जो कि इससे कहीं ज़्यादा होने वाला है। तो क्लीनलीनेस वगैरह इसमें मैंने सब लगा रखी है, इसमें शेल्टर का मेंटेनेंस भी लगा रखा है। तो क्या 4 लाख रुपए पर डे गवर्नमेंट इनको एलोकेट करने के लिए तैयार है एक सिंगल शेल्टर के लिए, और उसमें कैपेसिटी सिर्फ 1000 डॉग की ली है अभी हमने, ठीक है, या इसमें 10,000 लोग डॉग्स की कैपेसिटी भी अगर हम कर लें, तो एक ये चीज़ हो गई। नाउ इनके लिए जो रिसोर्सेज आएंगे उसके लिए फ़ंड्स देना पड़ेगा, वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन की सारे रिसोर्सेज और उनका फूड, ठीक है, उनका केयर पैकेज। फिर उनके लिए जो मैन पावर लग रही है वो, मेरा ये मानना है कि इसमें महीने के अंदर अगर ये डॉग, ये जो कहने पे आ रहे हैं कि 8 हफ्ते में सारा ख़त्म करो, इनके लिए इनको मंथली या 2 मंथ के लिए फंड सिर्फ 300 से 400 करोड़ रिक्वायर्ड होगा। अब सवाल ये आता है कि जो सुविधाएं पहले से सरकार ने इंसानों के लिए दे रखी हैं, सरकारी अस्पताल जिसमें आज के टाइम पे आप जाओ तो कोई 300 बेडेड है, कोई 250 बेडेड है, जहाँ पर ओपीडीज़ के बाहर हॉस्पिटल से चालू होकर लाइन रोड तक लगी होती है, सही बात, जहाँ पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से, प्रॉपर बेड ना बन पाने की वजह से ज़मीन पर बैठ के ऑक्सीजन मास्क लगा के बैठे होते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ ऐसी इमेजेस प्रोवाइड करूँगा। जब सरकार उनको सुविधाएं नहीं दे पा रही है, जहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझ के उनको सुविधाएं दे पा रही है, या जानवरों को ऐसी सुविधा दे पाएगी सरकार? सबसे पहली चीज़। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि सरकार को ऐसे बैठ के उन्होंने चलो कोई डिसीजन दे दिया, उनको लगा कि ये जो बहुत ज़्यादा आजकल इनके डॉग बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं, ये जो डेटा आ रहा है, मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि इतने लाख केसेस आ गए हैं डॉग बाइट के, इतने लाख डॉग बाइट्स हो रही हैं पर मंथ, इतनी डॉग बाइट्स हो रही है, एक महीने में इतने 1000 डॉग बाइट हो रही हैं। इसके डेटा की कोई रिटर्न रिकॉर्ड है इनके पास, या जस्ट बिकॉज सम कोई कम्युनिटी में डॉग हेटर्स बैठे हुए हैं या जो उनको पसंद नहीं करते हैं, या सरकारी या कोई हायर पोस्ट पे भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको पसंद नहीं करते हैं, तो कोई रैंडम डेटा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और दे दिया? मेरा सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है ना। अब उसके बाद दूसरी बात आती है कि आपके पास ये डेटा है भी, और अगर आप उनको इंसानों से कंपेयर करें तो क्या चीज़ सुप्रीम कोर्ट या इंडियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बनना चाहिए? मेरा अगला पॉइंट आपके पास उस चीज़ को लेके आएगा। तो जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि क्या दिल्ली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी सुविधाएं वो दे पाएंगे डॉग्स को, उनके शेल्टर्स को? जवाब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पूरी भारत जानती है कि इसका जवाब क्या होगा। नाउ कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, इस चीज़ को लेके जब से ये डिसीजन या कोर्ट का ऑर्डर आया है, बड़े सारे रील्स आपने देखे होंगे, बड़े सारे वीडियोस बन रहे हैं। मैं इसके अंदर कुछ एक दो ऐसे टर्म्स यूज़ करने या बताने वाला हूँ जिनका यूजुअली लोगों ने जिस तरफ उनका ध्यान नहीं भी गया होगा, तो मैं उधर उनका ध्यान डालना चाहूँगा। एक टर्म यूज़ करी जाती है वैक्यूम इफ़ेक्ट। जी, आपने सर कभी सुना है? बिल्कुल। तो बेसिकली वैक्यूम इफ़ेक्ट क्या होता है? इस केस में क्या होगा, आपने एक जगह है, वहाँ से जो कम्युनिटी डॉग्स हैं और उनको उठा के खाली कर दिया, उनको ले गए, उनको शिफ्ट कर दिया या उनको शेल्टर में डाल दिया ना, वो जगह खाली हो गई है। अब वो जगह जब खाली हुई है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वहाँ पर, जो वो अट्रैक्ट करेगी बाहर वाली चीज़ों को, आवारा जानवरों को, और बाकी और भी चीज़ों से मेरा तात्पर्य है कि कई तरीके के बर्ड्स, कई तरीके के रोडेंट्स, रेट्स, इंसेक्ट्स, और भी बड़ी सारी चीज़ें इनसे जो बढ़ावा मिलेगा जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होंगी। तो वैक्यूम इफ़ेक्ट के अंदर क्या आएगा, मान लीजिए आपने किसी एरिया से डॉग्स को उठा के शेल्टर में डाल दिया। अब जो आवारा डॉग्स हैं या आवारा जानवर है जिनको अपने टेरिटरी में आने से रोकते थे जी, अब वो जगह खाली कर दिया आपने वहाँ से। नेचर के बारे में अगर हम थोड़ा समझें तो नेचर को कभी भी खाली चीज़ नहीं पसंद है पृथ्वी पे। जी, जो जगह खाली है उसको वहाँ उसने भरना ही भरना है। बनना ही। मैं प्रकृति हैं, आप प्रकृति हैं, पेड़ पौधे प्रकृति हैं, जो जानवर हैं वो भी नेचर का ही एक पार्ट हैं। जहाँ उनको खाली दिखा उसने दूसरे जानवरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ पर एक वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में, हमारे बायोलॉजिकल चेन में डॉग्स का जो बहुत बड़ा सहयोग रहा है वो ये कि ये डॉग्स जहाँ रहते हैं, ये जो ह्यूमन वेस्ट है, जी, हम लोग कुछ खाना खाते हैं बचा हुआ बाहर फेंक देते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें बाहर छोड़ देते हैं, हम लोग जो गार्बेज बाहर कर देते हैं, उसको भी कम करने में इनका बड़ा योगदान है। अगर आप नोटिस करें, हमने जो खाना खाया बाहर फेंक दिया है, छोड़ दिया, डॉग्स बेचारे कूड़े करकट में जाके वही उठा के खा रहे होते हैं।
जो कि काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है कई नई बीमारियों को पनपने वाली चीज़ों को रोकने में, जैसे फ्लाइज़ हो गए, ठीक है। मक्खियाँ एक बहुत बड़ा रीज़न होती हैं गंदगी से उठ के घर में आने के बाद बीमारियाँ बिल्कुल सही बात फैलाने का। जो डॉग्स अपने एरिया में रह रहे होते हैं, घरों के आसपास रह रहे होते हैं, वो चूहे जो होते हैं, चूहों को बहुत हद तक रोकते हैं घरों में घुसने में या गलियों में आने में, क्योंकि उनके लिए वो एक शिकार है, वो एक खाना है। वो उनको बहुत ज़्यादा कम करते हैं। कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको डॉग्स कम करते हैं। जब हम इनको ये हटा देंगे तो इन सब की तादाद एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपने एक चीज़ को किया और दूसरी चीज़ों को बढ़ावा दे दिया, और ये चीज़ों से आपको सोल्यूशन इतना नहीं मिलेगा जितनी आप दूसरी चीज़ों में परेशान हो जाएंगे। अकेले दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, पूरी दुनिया पूरा भारत जानता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनकी जो म्यूनिसिपैलिटी है उनका इतना पुअर मैनेजमेंट है, जिसके नतीजे हम सब जानते हैं, देखने को मिलते हैं। ऐसी जगह पर जब ये वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट होगा ना, तो मैं सर आपको गारंटी दे सकता हूँ इतनी नई बीमारियों को बढ़ावा देगा। नई क्या, बीमारियाँ पुरानी हैं लेकिन वो नए तौर पे एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पेस्ट्स आएंगे, रोडेंट्स आएंगे, ये कई सारे ऐसे पंछी होते हैं जो एयरबॉर्न डिजीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, और जो घर में घुसने वाली डिजीज़, इवन रेट्स की जो यूरिन भी होती है, उनसे कई अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं। डॉग्स बाहर इकट्ठा हुआ पानी पीते हैं, कई बार जब उनके लिए कम्युनिटीज़ पानी नहीं रखती हैं तो जो बाहर इकट्ठा हो रहा है पानी वो उनको पीते हैं, उससे उसमें हलचल बनी रहती है, जिसकी वजह से उसमें मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले मस्किटोज़ नहीं पनप पाते हैं। अगर आप गहराई में जाके सोचें तो वो तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इवन WHO की एक रिपोर्ट ये कहती है कि मास रिमूवल कई कंट्रीज़ में करके देखा गया है, जिसने उनके सोल्यूशन में तो कहीं से कहीं तक मदद नहीं करी है, बल्कि उसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी बीमारियाँ, और अगेन डॉग की ही प्रॉब्लम को, उनकी आबादी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने को बढ़ावा दिया है। क्योंकि जब आप किन्हीं डॉग्स को उठाएंगे, मान लीजिए वहाँ पे कम्युनिटी के 60% डॉग भी अगर स्टेरलाइज्ड हैं, जो आगे और बच्चे नहीं बढ़ा सकते, आबादी नहीं बढ़ा सकते, जब आप उनको उठा के ले गए बाहर के कहीं और के आवारा जानवर आगे जो स्टेरलाइज ही नहीं है, उनको खुला माहौल मिल गया। और दिल्ली जैसी जगहों पर जहाँ पे म्यूनिसिपल उनका इतना अच्छा काम करती रहती है कि आप जाएंगे तो जगह जगह आपको कूड़ा करकट मिलेगा, आपको गार्बेज के ढेर मिलेंगे, आपको गंदी गलियाँ मिलेंगी, गंदे इलाके मिलेंगे। यही तो उनके घर है बेचारों के, डॉग्स के। अगर आप उनको साफ़ करने पे ध्यान दे दें, उनके बर्थ कंट्रोल पे ध्यान दे दें, आप अपने ABC को अच्छे से अप्लाई कर दें, आप AR अपना वैक्सीन जो ARV है, एनिमल रेबीज़ वैक्सीन, इस पे ध्यान दे देते, तो आज ये आबादी इतनी बढ़नी नहीं थी, आपको ये चैलेंज दिखते ही नहीं। अब आपने डॉग्स के लिए डिसीजन दे दिया, हमने डॉग्स के लिए चर्चा कर दी, कहाँ चैलेंज आते हैं। तो ये जो वैक्यूम था, इसके साथ साथ मैंने जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो हमने बात करी, ये भी कवर कर लिया है। अब चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट को ध्यान देना किस जगह चाहिए और वो दे किधर रही है। सही बात है, ठीक है। तो अब जब हम इस पे आएंगे तो मैंने पूरा डेटा निकाला हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू कि याद नहीं रखने वाला मैं इतना कुछ, तो मैं इसको निकाल के लिख कर लेके आया हूँ। अब मैं आपको उन डेटा की कुछ हल्की सी झलक दिखाता हूँ। और सर ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले 2019 में IPC 367 एक्ट के अंदर आता है ये। अकेले 2019 में इंडिया के अंदर 32,033 रेप केसेस हैं जी। 2020 की बात करते हैं तो 28,046, 31,677 2021 में, 2022 में 31,516। और ये जो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ ना, ये कोई हवा का नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी बात यहाँ कर रहा हूँ फैक्ट के साथ कर रहा हूँ। इनका जो सोर्स है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो से निकाला हुआ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। किडनैपिंग की बात कर लेते हैं सर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाना चाहिए, गया कि नहीं मुझे पता नहीं, बट अभी तक इनमें रिजल्ट तो नहीं सबसे बड़ा एक टॉपिक है दिल्ली NCR में स्पेशली कि डेली बेस पे बहुत सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, उनका पता ही नहीं लग रहा कहाँ है। या कुछ इंसान भी ऐसे हैं, चाहे वो अडल्ट हैं, वो भी ऐसे गायब हो रहे हैं कि पता नहीं अचानक से कहाँ नहीं चलता है। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ सर, आपको गुड न्यूज़ तो, और प्लेटफॉर्म पे गाड़ियों की जानकारी तो क्या मिलनी है आपको, सिर्फ गुमशुदा के पर्चे मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा की तलाश। तो ये गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इन चीज़ों पे। अब किडनैपिंग के मैं आपको केसेस बता देता हूँ। किडनैपिंग और एब्डक्शन के केसेस 1,05,036 केस हैं सिर्फ अकेले 2019 में। 84,805 2020 में, 1,01,707 2021 में, 1,07,588 केसेज हैं 2022 में। ये रिकॉर्ड मैं सिर्फ आपको 2019 से 22 का बता रहा हूँ। 23, 24, 25 का बिठाने बैठा तो फिर बस सरकार को समझना ही पड़ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। मर्डर, डेथ की बात कर रहे हैं ना, जो डॉग बाइट से डेथ कितनी हो रही, मैं उस पर तो बाद में आऊँगा। हम कंपेयर करेंगे जब इससे, कि इनको खुद शर्म आ जानी चाहिए कि काम किधर करना चाहिए, किधर कर रहे हैं। मर्डर की बात कर लेते हैं सर, 28,915 मर्डर हैं
अकेले 2019 में, 29,193 2020 में, 29,272 2021 में, 28,522 2022 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकेले अकेले अगर हम दिल्ली को लेके चलते हैं, ये तो चलो डेटा आ गया कि पूरे ओवरऑल हमारी कंट्री में क्या चल रहा है इन सालों में। तो सर 2021 में 1226 रेप की एफआईआर रजिस्टर्ड है दिल्ली में, जो कि हाईएस्ट है अमंग इंडियन मेट्रोज़ में। मतलब दिल्ली रेप कैपिटल है इंडिया का, एक तरीके से इंडिया का कैपिटल तो है ही, रेप कैपिटल भी बना हुआ बैठा है, लेकिन सरकार का ध्यान वहाँ नहीं जा पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। भाई आप 8 हफ्तों में ये नियम निकालो ना कि जो रेपिस्ट हैं, जो पूरी गैंग है, आप इनको हटाइए वहाँ से। बिल्कुल, इनको हटाइए, इनका आपके पास करो। उनके लिए पूरे रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपके पास पुलिस मैन पावर है, आपके पास फोर्सेज हैं, आपके पास पता नहीं क्या क्या है। आपका ध्यान कुत्तों पे जा रहा है, 8 हफ्ते में इनको ख़त्म करना है। और सच्चाई जान लेते हैं सर, 2021 में 1226 हैं, 2022 में 1212 हैं, 2023 में 1976 हैं, 2024 में 1919 हैं। 2025 में अभी तक 906 से ज़्यादा आ चुके हैं, पीछे और बढ़ गए होंगे, उनका हमें पता नहीं है। ये सिर्फ रेप केसेस की बात करी थी, अगेन किडनैपिंग की बात कर लेते हैं। 2022 5,641 केस हैं अकेले दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, जिसमें से चिल्ड्रन 2022 में जो 5,641 हुए, उनमें से चिल्ड्रन बेचारे 3,947 हैं, 80%। आप समझ सकते हैं। 2023 में चिल्ड्रन बेचारे 3,974 हैं, 3,948 2024 में हैं। मर्डर की बात करें तो दिल्ली में 2023 में 506, 504 2024, अभी तक 250 से 241 के बीच कुछ हो चुके हैं। इस पे डेटा में थोड़ा कंपैरिजन है। स्नैचिंग के केसेस की कोई बात ही नहीं करता है सर, यानी कि जो एक्चुअल क्राइम्स हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जाना ही नहीं चाहिए ना सर। ये तो आदमी है, आदमी क्योंकि खड़े होके बोल सकता है ना। अब इसके बाद एक और फैक्ट बताऊंगा, बड़े शर्मसार कर देने वाला है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बट फिलहाल हम बात करते हैं रेप और किडनैपिंग के बाद स्नैचिंग के केसेस की जो दिल्ली में चल रहे हैं। 2021 में 9,383 स्नैचिंग के केसेस हैं, 2022 में 8,387 हैं, 2023 में 7,886 हैं, 2024 में 6,493 हैं, और 2025 में अभी तक 2,500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ बड़ी दिल दहला देने वाली है कि सर ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। बिल्कुल, जो एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं और करने गए तो उनकी लिखी भी नहीं जाती एफआईआर। हमें ये भी पता है हमारे सिस्टम की हाल। सही बात है। मेरे ख्याल से 60% से ज़्यादा एफआईआर लिखी नहीं जाती होंगी सर। उनको किसी ना किसी रीज़न दे के, धमका के, दबा के बाहर वापस भेज दिया जाता है। आपको बड़े अच्छे रेफरेंस चाहिए होते हैं किसी के एफआईआर ऐसे मांगे जाते हैं जो बंदा कहता है छोड़ो, पहले तो स्नैचिंग होगी, अब मैं यहाँ खज्जल खुआर होऊंगा। उसके अलावा सर एक बड़ी मतलब एक चीज़ है कि हमारे इंडिया में आप देखेंगे ना कि कोई भी केस या कुछ भी एफआईआर को, या किसी केस में इवन गवाह तक बनने में बंदा इतना डरता है कि हमारी सालों की दौड़ भाग लग जाएगी, तो बेचारे जाकर रजिस्टर्ड कराते ही नहीं है। ये डेटा तो सिर्फ रजिस्टर्ड एफआईआर्स का बता रहा हूँ मैं आपको। जो अनरजिस्टर्ड हैं भाई, उन पर गवर्नमेंट कब काम करेगी, मेरे लिए ये सवाल है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात, ये क्राइम्स हो गए। अब हमारे लिए जो एक और बहुत बड़ी चीज़ जानना सर जो ज़रूरी था, मैं आपको उस पर लेके आता हूँ, और उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट आएगा आपका रोड सेफ्टी के ऊपर। तो सर अकेले 2023 में 1457 रोड डेथ्स हैं, ये एक्सीडेंट्स नहीं है, ये डेथ हैं 2023 में, जिसमें दिल्ली की सिर्फ ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, 43% पेडेस्ट्रियन मारे गए हैं, 38% टू व्हीलर राइड्स वाले हैं। और इन सब के पीछे रीज़न क्या होता है? रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव। दारू के ठेके बंद कराने के लिए डिसीजन कब दिया था लास्ट, आपको याद है? सुप्रीम कोर्ट ने। वो काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन वो फिर से रिजर्व रख लिया जाता है या फिर उसको रिजर्व वापस कर देते हैं। क्यों? और ये भी चीज़ 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। इस पर भी स्कैम्स निकल के आ जाते हैं जो भी पीछे हमारे सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक है, अल्कोहल को लेके, दारू को ये स्कैम वो स्कैम, और पूरी कंट्री में तो दारू आपको पता है हर जगह 100% बंद करने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट की कमाई है ना, रेवेन्यू आता है उससे, रेवेन्यू बहुत बड़ा जनरेट हो रहा है। आप दारू ना बंद करिए, आप कैंसर से कितने लोग हर साल मर रहे हैं उसका डेटा में निकालने बैठो तो लाखों की संख्या आएगी। बिल्कुल, कैंसर गुटखों के इंडिया में ऊपर तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्मोकिंग, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, इनके ऊपर कब एक्शन ले लिया गवर्नमेंट ने? ये कंपनियां वो बंद कराते हैं जो टैक्सेस नहीं दे रही होती हैं, जिन्होंने टैक्स चोरी कर लिया होता है, लेकिन ये कंपनीज वो बंद नहीं कराएंगे जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। सही बात है। इनका ध्यान जाएगा कुत्तों के ऊपर जिनकी वजह से लोगों की कुछ डेथ हुई है। ये रेशियो अभी मैं आपको कंपेयर कराता हूँ ज़रा। उससे पहले बात कर लेते हैं 2022 में 1856 लोग मर गए हैं पॉट होल्स के चलते और रोड एक्सीडेंट के चलते। इन गड्ढों की सबसे ज़्यादा संख्या मैं आपको कह रहा हूँ, आप दिल्ली में ही चले जाओ, वहीं मिल जाएगी आपको।
इन चीज़ों पे ध्यान गवर्नमेंट का नहीं जा पा रहा है। आप देखिए कि जानवरों पे उनका ध्यान जा रहा है। अब इस डेटा को ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। 1856, 1400, 1500, 2000, 3000 डेथ हमने देख ली, मर्डर देख ली, 27,000, 1 लाख केसेस देख लिए किडनैपिंग के। अब ये कहते हैं कि अकेले लास्ट ईयर का जो डेटा है जिसमें 1.5 लाख डॉग बाइट रिपोर्ट हुई हैं और 54 लोगों की नेशन वाइड मौत हुई है। नेशन वाइड 1.5 लाख का कंपैरिजन 54 से, आप सोच रहे हैं इसका परसेंटेज कितना निकलेगा। 1.5 लाख डॉग बाइट हुई, उनमें से सिर्फ 54 लोग मारे गए। अकेले दिल्ली में मेरे ख्याल से लोग बता रहे हैं 24 डेथ है या 21 डेथ है, मुझे डेटा उसका एक बार देखना पड़ेगा। तो आप कंपैरिजन कहाँ का कहाँ कर रहे हैं सर। आपका जहाँ ध्यान होना चाहिए वहाँ डालिए ना। आप टैक्स पेयर के पैसे से आपने नई नई स्कीमें निकाल दी, आपने नए नए रूल निकाल दिए, आपने एनिमल बर्थ कंट्रोल निकाल दिया। आप बस जनता को ये जवाब दे दो कि उसके जो फंड्स एलोकेट हुए थे वो कहाँ गए। पुअर मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी, वहाँ की गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं कि लापरवाही, इग्नोरेंस, ये ह्यूमन नेग्लिजेंस, और ये जो डॉग बाइट्स, जो डॉग की आबादी बढ़ रही है, इनके जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके पीछे अगर कोई रीज़न है तो सर हम वो इंसान हैं। चाहे वो हमारा सिस्टम फेलियर रहा हो, चाहे वो हमारी नेग्लिजेंस रही हो, चाहे वो हम खुद रहे हों। क्योंकि आप डॉग की बाइट तो देख लेते हैं, लेकिन डॉग बाइट के पीछे की स्टोरी आप कभी सुनना नहीं चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं। अकेले एक जानवर ने अगर आपको खरोच मार दी, आपकी गाड़ी के सामने आ गया, तो कई बार लोग ये नहीं देखते हैं कि हम गाड़ी तेज़ चला रहे थे, अगर बच गए तो उतर के कुत्ते को मारना शुरू कर देंगे। कोई आराम से सो रहा है, उसके बाद ऊपर खौलता पानी डाल रहे हो आप, कोई सो रहा है, आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के निकले जा रहे हो, आप रुक के देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो, बचा कि मरा। अब डॉग बाइट हो गई। मैं आपको एक मेजर रीज़न देता हूँ कि कैसे ट्रॉमेटाइज डॉग आपको बाइट कर सकते हैं, आपके बच्चों को हार्म पहुँचा सकते हैं। मैं इसके भी कुछ आपको सोर्सेज दूंगा, अगर आप कोशिश करके आप वीडियो की क्लिप डाल सकें तो डालिएगा। मैं पीछे कुछ वीडियोस में गो थ्रू कर रहा था, बच्चा पीछे ऐसे डंडा छुपाए हुए हैं, एक डॉग्स का ग्रुप बैठा हुआ है, बच्चे की उम्र होगी मेरे ख्याल से 8-9 साल। एक पीछे एक डॉग का ग्रुप है, उनके पास जा रहे हैं और उनको एकदम से लेके उनके ऊपर डंडा फेंक दिया उन्होंने। अब वहाँ पे जो 7-8 डॉग बैठे थे ना, उनके लिए 8-9 साल और उतनी हाइट के उतने बच्चे, अब वो खतरा हो गए उनके लिए। एक ने वो काम किया, अब उस कम्युनिटी, उस एरिया में जितने बच्चे होंगे वो उनके लिए खतरा है। जहाँ वो उनके पेरेंट्स के बिना उन बच्चों को पाएंगे, वहाँ पर वो उनको अटैक करेंगे ही करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा फेलियर किसका है? वी एज अ पेरेंट, एज अ ह्यूमन, हमने अपने बच्चों को कभी वो कंपैशन लव देने की सोची ही नहीं। दूसरी चीज़, बच्चे सीखते किससे हैं? बड़ों से सीखते हैं। आप उनको प्यार करोगे, उनको रोटी देना सिखाओगे तो वो वही चीज़ सीखेंगे। आप उनको नफ़रत करना सिखाओगे, आप जो बीज बोगे कुल मिला के वही आपको फल मिलने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो एज अ ह्यूमन हमें ही अदा करना पड़ेगा इन चीज़ों को कम करने में और इन चीज़ों को बढ़ावा ना देने में। जैसे यहाँ पे आपने बताया, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ होगा, कहीं ना कहीं कर्मा से रिलेटेड है कि जैसे हम करेंगे वैसा ही आगे आएगा। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे धर्म में, ठीक है, हिंदुइज्म में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्टोरीज भी देखने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? सर देखो, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे ज़्यादा किसी कंट्री में मान लें या किन्हीं धर्मों के कंपैरिजन में मान लें, जानवरों के प्रति ही कंपैशन रखना सबसे ज़्यादा सिखाता है। अब अगर हम बात करें तो जो भैरव जी हैं वो अपने साथ हमेशा एक डॉग को रखे हैं, उनको लेके चलते हैं। काल भैरव बजे हम जिनको हम पूजते हैं, उनका तो सर वाहन ही जो है वो डॉग है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो जो यम है, जो यम की अडोब है, यानी यमराज जी की जो यमलोक है, जो यमलोक है, वहाँ पर बताया जाता है ऋग्वेद के हिसाब से कि 2 कुत्ते होते हैं जिनकी 4 आंखें बताई जाती हैं, एज़ पर वेदास मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसको गार्ड करते हैं। और ऐसा भी हमारे हिंदुओं में मान्यता है कि जब एक मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा को वहाँ तक ले जाने का काम इनके डॉग्स ही करते हैं। और बड़ी बात करते हैं, दत्तात्रेय जी हैं एक, हम सभी ने उनका नाम सुना है, तो भगवान दत्तात्रेय जी हैं। उनको हमेशा हमारे पुराण में, मार्कंडेय पुराण है, उसमें दिखाया गया है वो 4 डॉग्स के साथ होते हैं, यानी और उस पुराण के हिसाब से वो 4 डॉग 4 वेदों को सिंबलाइज करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के जो मेजर 4 वेद हैं, वो 4 डॉग जो दत्तात्रेय जी के साथ हैं, वो उन 4 वेद को सिंबलाइज कर रहे हैं। यानी अगर इंसान दिल से सोचे तो जो डॉग की हर एक बाक है वो किसी ना किसी वेद की एक चैंटिंग है। बस ये है कि आपका नज़रिया वो रखने की ज़रूरत है आपको। और आगे अगर हम चलते हैं तो जो डॉग्स हैं, मेरा ऐसा मानना है कि श्राद्ध,
हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल है हिंदुओं में बिल्कुल, स्पेशली। बिल्कुल। आप श्राद्ध में कुत्तों को खाना खिलाना ढूंढते हैं ये सोचकर कि हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उनको इससे खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, या उनके कई लोगों का मानना है कि उनके पेट में गया हुआ भोजन सीधा हमारे पितरों को लगता है। आप उठा के सारे डॉग हटा दोगे तो आप पितरों को कहाँ कुछ करने के लिए डॉग ढूंढोगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। और बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ हैं जहाँ पर हम डॉग का यूज़ करते हैं हमारे राहु केतु को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर राहु केतु को ठीक करने के लिए हम डॉग रेमेडीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सिर्फ हम खुद को ठीक करने हमारे रेमेडीज़ के लिए डॉग्स को यूज़ करें। मतलब आप ये देखिए कि एस्ट्रोलॉजी स्टार्स पे चलती है और वो स्टार्स भी इनके सामने उनको कंपैशन में बो कर रहे हैं। उन्होंने उनके लिए भी कुछ रूल्स निकाले हुए हैं कि आप इनकी सेवा करो तो हम खुश हो जाएंगे, राहु केतु खुश हो जाएंगे। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिसीज़ उनको वो नहीं कर सकती है क्या? उनके सामने झुक नहीं सकती है क्या? इतना ज़्यादा उनका अगर आप देखने चलें तो सर नेपाल में ना एक पूरा कुकर फेस्टिवल बनाया जाता है। ओके। नेपाल का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जहाँ पे उनको पूजा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको टीका लगाया जाता है, उनकी पूरा पूजा होती है। वहाँ पे लाखों लोग मतलब जानवरों को पूज रहे होते हैं। हमारे हिंदू रिचुअल में सर जानवरों को सबसे आगे रखा गया है। हमारे यहाँ नंदी जी जो हमारे शिव जी का वाहन है, हमारे यहाँ गणेश जी जिनका फेस एलिफेंट का है और वो हमारे शिव जी के पुत्र हैं, हमारे यहाँ के गरुण देव, ठीक है, वो भी एक पंछी बताए गए हैं। हमारे यहाँ पे श्री हनुमान जी जिनको इतने लोग मानते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप जब उनको पूजते हैं उनका फेस एक मंकी का फेस दिया गया है। और सबसे ज़्यादा प्रिय जानवर किसी को है तो वो हमारे पशुपतिनाथ हैं, अगेन हमारे भोले बाबा का रूप है। आप लोग मंदिर में जाते हैं, सावन में उन पर दूध चढ़ा देते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी नफरत जब जानवरों को लेके, तो आपको क्या लगता है वो जल आपका काम करेगा? सही बात। आपकी रोज़ वो पूजा काम करेगी? भगवान भोलेनाथ को जो आप जल चढ़ा रहे हो, आप उन्हीं को नाराज़ कर रहे हो उनके प्रति नफरत दिखा के। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये कंट्री और ये लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक और आप उनकी ओर प्रेम की सद्भावना दिखा के भगवान को पूज रहे हैं और दूसरी ओर आप उन्हीं को नाराज़ कर रहे हैं। तो ये तो मतलब कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करता है। ये है कि देखने को जो मिल रहा है ना, पश्चिमी सभ्यता की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ और रहे हैं, पश्चिम वाले लोग लेकिन हमारे हिंदुइज्म को अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। सर आप देखेंगे तो वो आजकल अपनी मैरिजेस भी हिंदू रिचुअल से कर रहे हैं। वो 7 फेरे लेते हैं, वो साड़ी पहनते हैं। और हमारे हिंदू रिचुअल्स में क्या चल रहा है, शादियों में अब हमें जो दुल्हन भी है वो सादगी की बजाय नाचते हुए जाती है, उनको चश्मा लगाना है, बढ़िया डांस करते हुए जाना है। कहीं ना वेस्टर्न कहीं कल्चर फॉलो इमोशंस करना खत्म शुरू होते कर जा हैं। रहे हैं। बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये इमोशंस जैसे जैसे धरती से ख़त्म होते जाएंगे, आप देखिएगा कि हम उतने ही ज़्यादा इंसान और इंसान की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। देयर इज़ नो सरप्राइज़ जब लोग बैठ के रोते हैं कि ये महामारी कैसे आ गई, ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं, ये एकदम से बादल फट गए, इतने लाख लोग अभी देखो अफेक्टेड हो इसी गए। रेनी सीजन के पहले हमें सुनता था कई 10 साल बाद, कई 5 साल बाद कहीं बादल फट गया, बिल्कुल लेकिन अब इस रेनी सीजन के अंदर हिमाचल में कम से कम 7 से 8 जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ गई कि यहाँ बादल फट गया, मंडी में फट गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही एक तरीके से प्रलय की और संकेत कर रहा है कि जैसे इंसान होता जा रहा है वैसे ही कुदरत होती जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सर एक चीज़ आप अगर और नोट करेंगे ना कि देखिए कुदरत के साथ जब जब इंसान ने खिलवाड़ किया है उसको उसका भुगतना ही पड़ा है। आप पीछे कितने भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, लोगों ने जो अगेन अगर हम लैंडस्लाइड पे आते हैं तो ये भी हमारे खिलवाड़ करने की वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल। पेड़ एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पहाड़ों की मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ के रखते हैं। आपने रोडों को, सड़कों का चौड़ीकरण करना है, आपने 4 लेन हाईवे बनाना है, आपने पहाड़ काट दिए, उनका जो एक ट्रायंगल को, सर ट्रायंगल शेप होता है पहाड़ों का, और ट्रायंगल को इस पूरे धरती का सबसे ज़्यादा मजबूत शेप माना गया है। स्ट्रॉन्गेस्ट शेप इज़ ट्रायंगल। इसको इतना मजबूत माना गया है, इसके ऊपर आप कोई भी भारी चीज़ गिरा दो ये टूट नहीं सकता, वो चीज़ टूट जाएगी जो इसके ऊपर गिर गई। अब ये ट्रायंगल शेप में पहाड़ है, आपने उनका एक हिस्सा कट कर दिया, जो ऊपर है वो किसके सपोर्ट पे खड़ा रहेगा? इंसान को लगता है कि हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, हम उसकी कंक्रीट की दीवार खड़ी करके रोक लोगे आप उसको? जब नेचर पावर में आता है पूरा का पूरा शहर गायब हो जाता है। सही बात। किस सोच में बैठा हुआ है इंसान कि हम जानवरों पे और नेचर पे क्रूरता करके बड़े सुख में रहेंगे और बच जाएंगे? तो ये तो बड़े मतलब सर अगर हम कहें तो सोचने वाली बात है। और एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि इनको जो ऑर्डर हैं इनको हर जगह से परमानेंट रिमूव करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बल्कि ये और नई चीज़ों को और डॉग की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने को बढ़ावा देने की ओर है। और गवर्नमेंट को इस पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से विचार जो वो कर रही है अच्छे से करना चाहिए। इनको थोड़ा
इजी रखना चाहिए डॉग्स के लिए भी, एनिमल यानी लवर्स कि के लिए इसका भी। सोल्यूशन देखना चाहिए गवर्नमेंट इनके को सोल्यूशन की कि ओर जाना सोल्यूशन चाहिए। क्या है जिससे क्रूरता ना हो ना हो। डॉग्स के साथ जी। या किसी भी एनिमल के साथ, उसको एक अच्छे तरीके से हम सोल्यूशन में लेके आ सकें, बिल्कुल उसका एक उपाय निकाल सकें बिल्कुल जिससे जनता भी आपका साथ दे और इजी मोड में हम उसको पूरा कर सकें। पूरा कर सकें। और ये जो डेटाबेस, ये जो गवर्नमेंट और जो कुछ लोग लेके बैठे हुए ना, हज़ारों 77,000 3 लाख इतने लाख डॉग बाइट, ये डेटाबेस में ना एक बहुत बड़ा मेल फंक्शन है। मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। ये डेटा अगर उठाया गया है तो उसका एक ही ज़रिया है, वो है हॉस्पिटल्स। जब आप हॉस्पिटल में रेबीज़ के टीके लगवाने जाएंगे तो आपके 7 टीके या 5 टीके 4 टीके जितने लग रहे हैं, अब हॉस्पिटल में एक बंदे के 5-5 रिकॉर्ड है या 7-7 8-8 रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्ड उठा रहे हैं पर इंजेक्शन के बेसिस पे, यानी आप अगर टोटल में से अगर उन इंजेक्शन के रिकॉर्ड्स को जब मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 5 से भी, तो 5 गुना डेटा तो आपका वैसे ही कम हो गया। और कोई सोर्स अगर आपके पास डेटा का हो तो आप बताइए मुझे। ये जो डॉग बाइट के केसेस हैं, जो डॉग बाइट के डेटा हैं, ये सारे आ तो आपको हॉस्पिटल से, आपके लोकल वेटनरी से ही मिल रहे होंगे ना। तो वहाँ पे जो डेटा है वो मल्टीप्लाइड है सर। आप एक बार गए इंजेक्शन लगाने और डेटा में ऐड हो गया कि डॉग बाइट के केस का इंजेक्शन है। आप दूसरी बार गए, अगेन एंट्री हुई। आप तीसरी बार गए, अगेन एंट्री हुई। यानी अगर आप 3 लाख केसेस हैं, उनको 5 से डिवाइड कर दो तो केसेस तो कुछ भी नहीं बचे। 5 से डिवाइड कर दीजिए आप 3 लाख को, तो वो केसेस कुछ भी नहीं बचे, 60,000 रह गए सर। ठीक है, अब उसमें भी आप उसका रेशियो देख रहे हैं तो मौतें कितनी हैं आप ये देखिए। आप जो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस से इंसानों की मौतें हो रही हैं उससे डॉग बाइट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ उनकी संख्या अभी 100 पे भी नहीं पहुँच रही है। और जो अभी 14 तारीख को जो अगेन इस पर दोबारा जब बहस हुई थी, इसको रिव्यू करा गया था, तो उसमें 2020 से लेके 2025 में जो एक्चुअल डेटा और जो ऑनरेबल जज हैं जो इस पर बहस कर रहे थे उन्होंने शो किया सर, उसमें 0 डेथ उन्होंने शो करी है ह्यूमन की 2020 से 25 के बीच कई सारी सिटीज़ में इंक्लूडिंग दिल्ली। नो आई डोंट नो ये डेटा आ कहाँ से रहा है। उन्होंने फैक्ट के साथ बात करी थी जिसमें डेथ 0 है। इट डजेंट मीन कि वी आर सपोर्टिंग डॉग बाइट या हम उनकी वजह से जो इंसानों को परेशानी हो रही है उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगेन ये जो कुछ हो रहा है वो हम इंसानों की लापरवाही, हम इंसानों की गलतियाँ, हमारे गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़, उनकी ओर लुक आफ्टर ना करना, म्यूनिसिपलिटी की पुअर मैनेजमेंट, इन सब के चलते हो रहा है। तो गवर्नमेंट का पहला ध्यान होना चाहिए खुद को, हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए। यानी कि सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, अपना सिस्टम ठीक कीजिए, पूरा देश ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, सब चीज़ों का सोल्यूशन आसान निकल जाएगा। तो इसी के ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए, देना सबको चाहिए। साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट को साथ उल्टा लेना चाहिए एनिमल फीडर्स का, ये इनका काम आसान कर रहे हैं सर। आप एनिमल जो फीडर्स हैं वो बेचारे जो उनको खाना दे रहे हैं वो अपनी सैलरी में से एक हिस्सा निकाल के उन डॉग्स पर लगा रहे हैं। वो खुद उनको वैक्सीनेट करवा रहे हैं, वो खुद उनको स्टरलाइज करवा रहे हैं। तो डॉग, आप समझिए कि ये गवर्नमेंट का काम कई गुना आसान हो रहा है। इनको इनकी हेल्प लेनी चाहिए इस चीज़ में। और एनिमल फीडर्स जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उनके लिए थोड़े रूल या कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए कि आपने इनका डेटा रखना है, आप इनको टाइम पे वैक्सीनेट स्टरलाइज करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, आप इनको फीड करा रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जिनकी स्टरलाइजेशन नहीं हुई है आप उनको स्टरलाइज कीजिए। गवर्नमेंट खुद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट सर कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी अपनी चीज़ों को रिव्यू करने में हमेशा बहुत पीछे रहती है। वो कभी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है चीज़ें। मैं कल ही वीडियो देख रहा था, 2023 में जो ABC रूल के चलते दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया था। उस सेंटर में आज उसके गेटों पे जंग लगी हुई है जिस पे करोड़ों रुपए खर्चे गए थे। उसमें बाहर पॉटियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कोई क्लीनलीनेस का काम नहीं है। वहाँ पे बाहर एक गटर खुला हुआ था जहाँ डॉग की लाश पड़ी हुई थी। तो हम ऑलरेडी वो चीज़ देख रहे हैं जो पहले इंप्लीमेंट हुई थी, उस पर किस तरीके से काम चल रहा है। अंदर बीमार कुत्ते पड़े हुए, उनके सामने पानी के बाउल नहीं थे, उनके सामने खाने के बाउल नहीं थे। वीडियो आप जाएंगे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आपको ईजिली मिल जाएगी। वो आई गेस अभी 2 महीने पहले की वीडियो किसी वर्कर ने जाके बनाई थी। तो गवर्नमेंट को भी ये अच्छे से पता है कि ये इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूँ आपको अगर करना है, उनको डालना है, आपको डॉग फ्री सिटी बनानी है, आप बनाइए। लेकिन उसके लिए आप पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा रख लीजिए, अपनी सोच वैसी रख लीजिए। आपके पास ट्रेंड और कंपैशनेट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उसके लिए, जो उनका उस तरीके से ख्याल रखें, प्यार दे पाएँ, जिसमें मुझे पता है गवर्नमेंट अगले 20 साल भी काम करेगी तो नहीं कर पाएगी। तो इनको अपने डिसीजन को रिव्यू करना ही करना पड़ेगा। साथ ही मैं कुछ महानुभावों, महापुरुषों को आपके थ्रू संदेश देना चाहूँगा कि जब भी कोई एनिमल लवर या कोई डॉग लवर ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाता है ना, आप हज़ारों कमेंट देख लेंगे, हज़ारों पोस्ट ऐसे देख लेंगे, लो जी कैंडल मार्च निकाल लिया इन्होंने, ऐसे जोकरों को देखने का बड़ा मज़ा आता है।
आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सोसाइटी के लिए एक फेलियर है। ये लोग तब भी खड़े हो जाते हैं जब कोई रेप विक्टिम बेचारा, उसको न्याय नहीं मिल पाता है, ये लोग तब भी कैंडल मार्च निकालते हैं। आप तब उनके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े होते हैं? इट इज़ नॉट अबाउट कि ये सिर्फ जानवरों के लिए हो रहा है इसलिए हम खड़े हो रहे हैं। इट इज़ अबाउट कि हम एज अ नेचर, हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने 3 दिन पहले एक स्टेटस अपने वीडियो थोड़ा सा छोटा बना के डाला। मैं कोई एनिमल राइट एक्टिविस्ट नहीं हूँ सर जो इसके लिए काम करता हूँ, बट मुझे जब लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है तो मैंने एक छोटा वीडियो बनाया। मैं सरप्राइज़ था कि उसमें अपने ही लोग मुझे बोलना शुरू करने लगे, हमारे यहाँ इतने केसेस हैं, हमारे यहाँ 70 हज़ार डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं एक साल में। उनको नहीं पता होगा ये डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जब इतना बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट ने के जो ऑनरेबल जज ने एक गलत न्यूज़ के चलते ले लिया, तो आप कैसे श्योर हो सकते हो 70,000 का डेटा सही है? और क्या आपने कभी उसके पीछे के रीज़न पे झांकने की कोशिश करी? 10 में से 6 फैमिलियाँ जो डॉग को प्यार करती हैं, जो 4 फैमिलियाँ अपने बच्चों को देख के सिखाती हैं, कुत्ता है इसको हट कर दो, इसको छू कर दो, इसको पत्थर मारो, इसको डंडा मारो। या घर के बुजुर्ग लोग जो पुराने हैं बाहर बैठ के खुद डंडा मार रहे होते हैं, तो आपके नाती पोते क्या सीखेंगे? वही तो सीखेंगे। हमारे कुछ लोग हमसे बहस कर रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं 1-1 घंटे सर चैट कर रहा हूँ, वो मुझे वीडियो भेज रहे हैं कि ये देखो इसने डॉग ने कैसे उनको घसीट लिया, कैसे उनको काट लिया। आप उसके पीछे का रीज़न देखो ना यार। आप जब बच्चे डंडों से मारेंगे तो जब वो किसी को अकेला पाएंगे तो उनके लिए तो वो खतरा ही लगेगा उन्हें। वो रनिंग चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, वो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लोग कहते हैं इनके भौंकने से शोर होता है। इनके भौंकने से कितने डेसिबल शोर होता है ज़रा उसको कंपेयर करिए आप अपनी हॉन्किंग से। जब आप ट्रैफिक लाइटों में लाइट ग्रीन होते ही तुरंत हॉन्क करना शुरू कर देते हैं बेसब्री में, उन हॉन्किंग के डेसिबल को ज़रा काउंट करिए इन जानवरों के भौंकने से। मैं सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ये सारा कुछ ऑर्डर लगा दे, अप्लाई कर दे, बट वो हम जनता को बड़ी सीधी सी बात मैं कहता हूँ ये गारंटी दे दे कि इसके बाद जो सुनसान गलियाँ हैं, वैसे भी दिल्ली की लाइटें मैंने जाके देखी हैं, संतरे जैसी इनकी लाइटें जलती रहती हैं जो कि आधे से ज़्यादा जगह बंद होती हैं और वहाँ की गलियाँ अंधेरे में पड़ी रहती है। आधे से ज़्यादा वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की फीमेल्स रात को 1-1, 2-2 बजे अपनी जॉब से छूटकर उन सुनसान गलियों में जब घर तक पहुँच रही होती है ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों का सहारा वो स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि पीछे से कोई बाहरी बंदा इनका पीछा ना करे या पीछे ना आए। आधे ज़्यादा बंद पड़े घर जो लोग बाहर घूमने गए हुए हैं, वो उन्हीं गली के कुत्तों की वजह से सेफ़ हैं जो रात को चोर को एंटर नहीं होने देते, और उनकी वही भौंक आप लोगों को सेफ़ रख रही है। तो थोड़ी बुद्धि लगाओ मनुष्यों, वो आपके लिए, आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपके फेवर में है, उनसे आपको बहुत फ़ायदा है। आप इनको एक बार हटाने की कोशिश तो करके देखिए और कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है सर। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब ऐसे कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उनको 1000 बार रिव्यू करना चाहिए, उसमें सिर्फ कोई हेटेड इमोशंस ना लेते हुए, और ख़ासकर कि एक ऐसी इंडिया की सुपर आप कह सकते हैं सुप्रीम गद्दी है वो, जहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, उससे ऊपर इंडिया में कुछ है नहीं। वहाँ पे बैठ के जब ऐसे डिसीजन पास हो रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि उनको बहुत ज़्यादा सोच विचार के पास करना चाहिए। इसका असर पूरी कंट्री, पूरी कम्युनिटी, लोगों के विचारधाराओं पे पड़ता है और इसको लेके कई बार विचार होने चाहिए। और इट इज़ टोटली क्रूअल डिसीजन, इनह्यूमन डिसीजन। ये एनिमल क्रूअल्टी को सिर्फ बढ़ावा देगा, जो हमारे प्रिवेंशन फॉर एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के तहत, जो हमारे आईपीसी की धारा के तहत है, उसके भी अगेंस्ट जा रहा है। ये हमारे 2023 बर्थ कंट्रोल एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, ये हमारे WHO की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहा है। आप खुद ही कोर्ट के डिसीजंस को ओवर रूल कर रहे हैं, आप उन्हीं में क्लैश कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? मेरा ये मानना है। तो सुशांत जी, आपके थ्रू हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था इसको लेके, या हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनकी माइंडसेट ऐसा नहीं होगा, ये इतने अवेयर नहीं होंगे, जो आपकी इस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेंगे, वो समझेंगे। जो स्ट्रे डॉग होते हैं कहीं ना कहीं उनको प्यार करेंगे, बिल्कुल ठीक है, उनकी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी आपके यहाँ पर आकर, इस जगह बैठकर कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ और कुछ ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ अवेयरनेस फैलाने की, जो आपके थ्रू एक मैक्सिमम जनता तक पहुँचेगी और जो जानकारी उनको नहीं है वो उनको प्रदान होगी। तो मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमारा पॉडकास्ट पूरा देखा। तो वशिष्ठ विद पॉडकास्ट के साथ आप जुड़े रहिए किसी नेक्स्ट गेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच।